हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एसएससी सीएचएसएल के मेंस के पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। दो शिफ्टों में ये होने वाला एग्जामिनेशन जो आपका है, किस तरीके से पूछा गया था, इसका एनालिटिक्स और इसके कंप्लीट रीजनिंग के सॉल्यूशंस हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, पेपर के बारे में पहले आपको बताऊं तो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 2/11/2023 को, लेकिन इस बार रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ। कारण रहा कुछ स्टूडेंट जो है उनके लिए दोबारा से मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ। ठीक है, 150-200 स्टूडेंट जो है उनके लिए मेंस का पेपर अलग से कंडक्ट हुआ था, जो आपका हुआ था 10/1/2023 को। ठीक है, ये दोबारा से कंडक्ट करवाया गया था जो स्टूडेंट रह गए थे उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद में कंप्लीट जो है आपके पास में दो शिफ्ट ये हो जाती है, और इन दो शिफ्ट के अंदर आपका सीएचएसएल मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, अब दो शिफ्ट हुई है तो इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि 2024 के अंदर हमारे पास में ये पेपर हुआ है। ठीक है, ये हुआ है 10 जनवरी 2024 को। सबसे लेटेस्ट ये आपका एग्जामिनेशन था जो आपका 2024 में सबसे पहले हुआ है, एसएससी के एग्जाम में से एक है ये। ठीक है, तो 2024 किस तरह के पेपर्स आपके पूछे जाएंगे ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा। पूरे सेट्स को आपको ध्यान से देखना है, इससे आपको अभी रिसेंट जो एग्जाम का ट्रेंड है उसका एक बहुत अच्छे लेवल पे आइडिया यहां पर हो जाएगा, किस तरीके से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है। हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस रीजनिंग के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, और इस साल वो क्या परिवर्तन है वो आपको इस पेपर से यहाँ पर आइडिया लग जाएगा, आने वाले जो एसएससी के पेपर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये दो पेपर्स हैं, इनके पूरे एनालिटिक्स को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझोगे कि टॉपिक वाइज कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस को किस तरीके से हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कहां से एग्जाम के अंदर आपका मेंस का पेपर अगर कंडक्ट होता है तो क्वेश्चंस कहां से आप लोगों के पूछे जाएंगे, और क्या वास्तव में इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा या नहीं, ये भी आपको साथ के साथ एनालिटिक्स के साथ में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दो, आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पे हर एक एग्जाम का आपको लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर्स थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड के साथ में आपको करवाए जाते हैं। मिनिमल टाइम अप्रोच, आज का कंपटीशन आपसे डिमांड करता है कि समय जो है सबसे कम समय की अप्रोच आप लगा पाए, और वो अप्रोचेस आप यहाँ पे सीखते हुए चलते हो। तो सबसे पहले एनालिटिक्स, सबसे पहले एग्जाम को जानो, और फिर किस तरह के पेपर पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए वो आप देखिएगा। आइए, सबसे पहले एनालिटिक्स की मैं बात करता हूं यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज हम लोग देखें, कोडिंग डिकोडिंग जो है इसके आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में 2-2 सवाल रहे। अल्फाबेट टेस्ट के 5 है, एक शिफ्ट में 2 सवाल हैं, एक में 3 क्वेश्चंस पूछे गए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पेपर से पहले, मैंने आपको बोल दिया था कि किस तरह के आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा टॉपिक वाइज, किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उसी रेशियो में सवाल आप लोगों से यहां पर पूछे गए। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट जो है 5 प्रश्न आप लोगों के टोटल आए, 2 से 3 हर शिफ्ट के अंदर है, एक शिफ्ट में 2 है, पहली में, अगली वाली में 3 है। लेटर एनालॉजी जो है इससे एक भी सवाल नहीं पूछा गया, लेटर क्लासिफिकेशन से नहीं पूछा। लेटर सीरीज के ऊपर 6 सवाल है, और ये सारे के सारे सीक्वेंस वाले सवाल हैं, 3-3 सवाल दोनों शिफ्टों के अंदर पूछे। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर बेस्ड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं टोटल आप लोगों से यहाँ पे, तो टोटल जो है आपके यहाँ पर 15 सवाल पूछे गए, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके जो है 25 में से यहां से पूछे गए। और मैं हमेशा कहता हूं 1/3 वेटेज जो है आपका प्री हो या मेंस हो। ठीक है, 1/3 प्री के अंदर, और मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो लगभग 1/4 वेटेज, यानी कि 25% केवल अक्षरों पे आधारित सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं मेंस में भी। यही सीजीएल मेंस के अंदर रहता है, यही सीएचएसएल मेंस के अंदर रहता है। जीके बेस्ड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इससे 5 प्रश्न पूछे गए, एक शिफ्ट में 2 और एक में यहाँ पर 3 पूछे गए। क्लासिफिकेशन जनरली आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नंबर वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ 5 क्वेश्चन एनालॉजी के थे, जिसमें से एक शिफ्ट में 2, एक में 3 पूछे हैं। नंबर सेट क्लासिफिकेशन की बात करें, 4 सवाल टोटल पूछे गए हैं, 2-2 सवाल दोनों शिफ्टों के अंदर है। ठीक है, नंबर सीरीज 2 प्रश्न है, और मिसिंग नंबर के ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीजीएल में भी हर बार न्यूमेरिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चंस है। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 0 पूछे गए। न्यूमेरिकल ऑपरेशन से 2-2 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में पूछे गए। अरिथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि जो मैथ वाले क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं, वो नहीं थे इस बार। रैंकिंग टेस्ट के ऊपर एक सवाल पूछा है, जो लेटेस्ट आपका 2024 का एग्जाम है उसमें रैंकिंग टेस्ट को यहां पर पूछा गया है। सीजीएल में तो पूछ ही चुका था, सीजीएल मेंस के अंदर, इस बार सीएचएसएल में भी पूछ लिया है आप लोगों से। ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन हो जाता है। ब्लड रिलेशन से सवाल गायब था, बहुत सरप्राइजिंग ये चीज थी एक तरीके से, लेकिन
जहां हमारे पास वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं और उसमें से जब वैरायटी पिक करनी होती है तो जिस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते हैं उसको भी गायब कर सकते हैं मेंस के पेपर में। ये अच्छा उदाहरण है आपके पास में। 2 पेपर हुए हैं, दोनों में सवाल नहीं था। डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर भी 0 सवाल थे, नहीं पूछा गया था, लास्ट टाइम भी नहीं था आप लोगों का, ठीक है। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर 4 सवाल हैं, हर शिफ्ट में 2-2 सवाल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाकी टॉपिक्स को हटा के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ना क्लॉक, ना कैलेंडर, ना आपके पास डायरेक्शन, ना ब्लड रिलेशन, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे। रैंकिंग टेस्ट से सवाल था और आपके पास टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी असमानता की जांच से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो नंबर बेस्ड रीजनिंग में मैंने आपको वेटेज बताया कि यहाँ हमारे पास में 4 2 6 4 10 5 15 क्वेश्चन है, वही 7 से 8 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके पास में यहाँ पर हो जाता है। 25% के लगभग का वेटेज आपका यहाँ पर जो है नंबरों पे पूछा गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो ये 5 प्रश्न आपके पास में है और ये टोटल जो है 5 प्रश्न थे, यानी कि 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के देखने को मिल जाते हैं मेंस के पेपर में। ये वही रेशियो है जिस एग्जैक्ट रेशियो को मैंने आपको क्लेम किया था कि इसी रेशियो में सवाल पूछे जाएंगे। आप मैच कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस में। आगे नेक्स्ट हमारे पास में देखो, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात की जाए तो टोटल जो है वह आप लोगों से 2 शिफ्टों में मिला के 3 क्वेश्चंस पूछे, यानी कि 1 से 2 सवाल आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही हिस्सा होता है हमारे पास में। सिटिंग अरेंजमेंट इससे पूछा गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलें तो वेन डायग्राम इस बार नहीं था। सिलॉक के ऊपर 2 प्रश्न है। एनालिटिकल रीजनिंग ये अगेन इंपॉर्टेंट है और ये जो सवाल होते हैं ये दिखने में ऐसे लगते हैं कि आपसे हो जाएंगे, बट गलतियां करवा लेते हैं आप लोगों से, तो इस पे आपको जरूर काम करना है। क्रिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग आप जिसको बोलते हो, यहां से भी आपके सबसे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। पूरे अगर रीजनिंग के पेपर की मैं बात करता हूं तो सबसे बढ़िया पेपर आपके यहीं पर पूछे गए, ठीक है। टोटल अगर देखें यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, यानी कि 3 से 4 सवाल आपके। ये एग्जैक्ट वो रेशियो है जिस रेशियो में मैंने बताया था कि पेपर पूछा जाएगा आपका सीएचएसएल के मेन से पहले। और डिक्टो सेम मैं आपको सीजीएल मेन से पहले भी बता चुका था कि किस रेशियो में सवाल आपके पूछे जाएंगे। उसी रेशियो में हर सेक्शन से सवाल मिले हैं। अगला देखें हम लोग, ये हमारे पास नॉन वर्बल का सेक्शन है। डाइस के ऊपर सवाल नहीं थे, मिरर के ऊपर 2 सवाल है, हर शिफ्ट के अंदर 1-1 सवाल है। और फिगर सीरीज के ऊपर हर शिफ्ट में 1-1 सवाल है। यहाँ पे पेपर कटिंग फोल्डिंग में हर शिफ्ट में 1-1 सवाल था। एनालॉजी के ऊपर हर शिफ्ट में 1-1 सवाल है। क्लासिफिकेशन के ऊपर हर शिफ्ट में 1-1 सवाल है। यहाँ कोई एकदम समान पारदर्शिता थी। जो सवाल आपका एक पेपर में था उसी टॉपिक का सवाल आपको दूसरे जो पेपर जनवरी में कंडक्ट हुए उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो ये अगर टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 2 4 6 8 10 क्वेश्चन है, 5 सवाल आपके यहाँ से पूछे गए। मैं बार बार कहता था कि भले ही पहले जो सीजीएल मेंस का पेपर था उसमें 8 क्वेश्चन आ गए थे डायग्राम के, लेकिन एक एग्जैक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग मेंस में बदलाव होंगे और कहीं ना कहीं 5 सवाल के आसपास पूछे जाएंगे। एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग ये चीज जरूर मैच किया कीजिए। जो एनालिटिक्स देता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट और सटीक यहाँ पर रहता है। कारण उसका यह है कि आपके सबसे ज्यादा लेटेस्ट पेपर में आपको करवा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। हर एग्जाम का क्या ट्रेंड है, क्या परिवर्तन है, उससे आपको हमेशा मैं यहाँ पे अपडेट रखता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास में एनालिटिक्स था। और एनालिटिक्स में आप जानते हो कि कोई भी एग्जाम या कोई भी पेपर अगर कंडक्ट हो रहा है तो प्रीवियसली उसको किस तरीके से पूछा गया, टॉपिक वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स कितने मार्क्स का पोर्शन कहां से आना है, क्या आपको तैयार करना है, कितना आपका ऑलरेडी तैयार है, ये आपको आइडिया यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो एनालिटिक्स के बाद में हम लोग यहाँ पर देखें, अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर लेवल पे आपको तैयार करना है, तो आपके लिए बैचेस हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बैच मैं अनाउंस कर चुका हूं, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल के लिए परफेक्ट बैच हो जाता है, जिसमें इनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये है प्री टू मेंस का बैच रहेगा, टेस्ट सीरीज के साथ में मिलेगा। क्या इसको अलग बना रहा है, इसमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है, आपको लेटेस्ट प्रश्नों के ऊपर बेस्ड ऑन जिस तरह का ट्रेंड है जो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं उस लेवल की टेस्ट सीरीज के आपको यहां पर मिलेगी। वीओडी रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, ये भी फास्ट और स्लो मोड 2 मोड में मिल जाता है। इसके साथ में लाइव बैच आपके लिए यहाँ पर जो है लाइव भी कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये आपके लिए अवेलेबल है। आ गया है नेक्स्ट हमारे पास में यूपीएसआई, जो भी एस्पिरेंट है यूपी के, ठीक है। यूपीएसआई का पेपर 3 से 4 साल में एक बार कंडक्ट होता है और बिना रीजनिंग पे कमांड किए आप लोग इस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और जिसकी रीजनिंग में कमांड है, जो रीजनिंग में टाइम बचाना सीख गया, जो रीजनिंग में अच्छा करना सीख गया, वो ऑलरेडी इतना टाइम सेव कर लेता है कि बाकी एग्जाम को बेसिक से भी नॉर्मल लेवल पे भी देखा जा सकता है। इस लेवल पे आपको तैयार करने के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं यूपीएसआई 2024 का बैच, ठीक है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में रहेगा, वीओडी बैच भी आपको मिल जाता है, लाइव भी आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसमें कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आपके पास में जो एसआई के पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है।
ठीक है, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में ये वीओडी बैच हो जाता है। वीओडी बैच जो है ये 2 मोड में आपको मैंने यहाँ पे करवा रखा है। ठीक है, कौन कौन से 2 मोड है, एक फास्ट मोड आपके पास में है और एक स्लो मोड है। ठीक है, स्लो मोड बिगिनर्स के लिए जिनको कॉन्सेप्ट को एकदम जीरो लेवल से उठाना है, ए टू जेड लेवल पे हर एक चीज को बहुत डिटेल से बहुत प्यार से आपको इसके अंदर समझाया गया है। एक है फास्ट मोड, ठीक है, जो एक बार स्लो मोड कर चुका है वो अगली बार रिवीजन के लिए फास्ट मोड में आएगा। जिसका कोई टॉपिक ऑलरेडी ठीक ठाक है और उसको जल्दी से कवर करना है, वो फास्ट मोड में जाकर के उस टॉपिक को कवर करे। ठीक है, यानी कि सेम रिकॉर्डेड बैच 2 तरह की मिल जाता है, सेम क्वेश्चंस के साथ में आपको फास्ट और स्लो मोड 2 मोड यहाँ पर मिल जाते हैं। जो इसको यूनिक बनाता है, जो आपकी लर्निंग पार्ट के ऊपर काम करते हुए यहाँ पर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल लर्निंग को आपकी इंप्रूव करने के हिसाब से इस बैच को डिजाइन कर रखा है। ये आपको अवेलेबल है बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एसएससी सीएचएसएल की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एसएससी सीजीएल की मिल जाएगी, एमटीएस की, जीडी की, स्टेनो की, सीपीओ की, फेज 11 की, सबकी प्लेलिस्ट है। और उनमें आपको कितने क्वेश्चन जरूर देखने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो वहां पे मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं। 15,000 प्लस क्वेश्चंस आपको बलराम सर रीजनिंग पर अभी करेंटली अवेलेबल है। ठीक, करेंटली 15,000 से ज्यादा प्रश्न है, जिनसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए एकदम अच्छे लेवल पे तैयार है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए बैचेस आपके पास में है। कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतर है तो यहां से प्रैक्टिस आपको बंद नहीं करनी। ये जो सेशंस है आप एक बार में देखें ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो है इनको डेली 1 आवर दें। ठीक है, डेली 50 से 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए चलना है। इसके साथ ही पीडीएफ इनका जो है वो अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, ये एनालिटिक्स को आपने यहाँ पर समझा। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसके दोनों शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेहतरीन थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड के साथ में हम लोग देखेंगे। मिनिमल टाइम अप्रोच, हर प्रश्न में क्या रहनी चाहिए थी, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप जरूर इसको एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आइए, एसएससी सीएचएसएल 2023 मेंस के पेपर, ठीक है, 2 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। पहली शिफ्ट में नॉर्मल पेपर, उसके बाद बचे हुए स्टूडेंट्स के जो पेपर थे वो आप लोगों के कंडक्ट करवाए गए थे 2024 जनवरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 2 नवंबर 2023 को जो आपका मेंस का पेपर हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में टॉकर को लिखा जाता है, यहां पर आपको सिंबल दे दिए। ठीक है, और सीधी सी बात है, हमेशा ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग में जब भी आपको किसी शब्द की मैचिंग इस तरीके से सिंबल में कोड के साथ में दे दी जाए, यानी कि फिक्स मैचिंग है सवाल के अंदर। ठीक है, ये एक झलक में देखते ही आप बोल सकते हो कि फिक्स मैचिंग जो है उससे इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया जाना है। फिक्स मैचिंग के थ्रू इसके अंदर लॉजिक को रखा गया है। अब हम लोग देखें, यहां पर आपको कोड दे रखे, हमें डी का कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए? डी का। अगर हम डी की बात करें तो डी हमारे पास में यहां पर प्रेजेंट है, तो डी का जो कोड होगा, डी का जो कोड होगा वो भी इन्हीं में से होगा। डी का कोड हमारे पास यहां डी नहीं है, तो इनमें से भी डी का कोड हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन था, ये भी आंसर नहीं हो सकता, @ नहीं हो सकता, हैशटैग नहीं हो सकता, सी हमारे पास नहीं हो सकता, डॉलर हमारे पास नहीं हो सकता, परसेंटेज हमारे पास नहीं हो सकता। तो आंसर बचा है आपके पास ए ऑप्शन में, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एलिमिनेशन से, डिडक्शन से आप लोग आंसर लेकर के आओगे जब भी आपके पास में जिसका कोड पूछा है वो सारे के सारे सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है। आगे आइए, नेक्स्ट देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में फोन को लिखा जाता है 09 और फिर हमारे पास 2 सिंबल दे दिए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर फोन में भी 4 अक्षर हैं और यहां जो मैचिंग दे रखी है उसमें भी आपके पास में 4 सिंबल या फिर हमारे पास नंबर यहां पर दे रखे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक एक अक्षर की मैचिंग एक सिंबल या फिर नंबर के साथ में आपकी दे रखी है। एल का कोड हमको चाहिए, एल हमारे पास यहां पर है, एल यहां नहीं है, तो एल का कोड भी इनमें से नहीं होगा। एल अगर इस सेंटेंस में नहीं है, एल का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। एलिमिनेट करो, 0 9 आंसर नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, बच गया एक हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगेन डिडक्शन से हमने यहां पर आंसर निकाला, फिक्स मैचिंग आपको यहां पर पूछी गई थी। आगे आइए,
नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक शब्द के केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके BEOR का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अक्षर बनाए जा सकते। ये आपके पास में ट्रेंड चल रहा है इन क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन आपकी वोकैब को टेस्ट करने वाले सवाल होते हैं। इनको अनस्क्रैम्बल करके पुनर्व्यवस्थित करके और एक सार्थक शब्द आपको बनाना होता है। ठीक है, इसने कहा है कि कितने सार्थक शब्द बनेंगे, मतलब एक से ज्यादा सार्थक शब्द इन चारों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। और इसने कंडीशन गई कि केवल एक बार उपयोग करना है आपको प्रत्येक अक्षर को। तो हमारे पास में है BEOR। तो एक तो सीधा ही हमको दिख रहा है कि बोर इससे बनेगा। ठीक है, बोर इससे बनेगा। और हम लोग देखें तो बोर दो वोवल है, ये रोप बन सकता है। जब दो वोवल दो कॉन्सोनेंट हो, फटाफट आप लोग सोच पाते हो, ये दो अक्षर यहां पर बन सकते हैं। दो अर्थपूर्ण हैं ये हमारे पास में, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हमारे पास में होता है। ठीक है, रॉब यानी कि चोरी करना। तो हमारे पास ये दो बने हैं यहां पर, क्या आंसर हो जाएगा 2 हमारे पास। यही इसने पूछा था कितने सार्थक शब्द बनेंगे। अब आपकी वोकैब स्ट्रांग है, आप फटाफट से अनस्क्रैम्बल कर पाते हो। ठीक है, और ये वाले प्रश्न अब लगातार जो है आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। मेन से पहले भी मैंने कहा था स्टूडेंट से कि आपको इस पैटर्न के लिए तैयार रहना है। अब ये SSC के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये प्री में पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जा रहा है। आगे आइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रैकर शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें अक्षर का उपयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसने कहा है दूसरा हमारे पास में है R, तीसरा हमारे पास में है यहाँ पे A, ठीक है, छठा हमारे पास में है यहाँ पे 3, 4, 5, 6 E है हमारे पास में, और सातवां है R। ठीक है, तो एक तो रेयर शब्द बना हमारे पास में। ठीक है, और दूसरा यहां देखिए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, बाएं से दाएं आपको गिनना है। तो एक तो हमारे पास में बनी बन रहा है, तो 0 तो आंसर वैसे भी हमारे पास में नहीं हो सकता। दूसरे सार्थक शब्द की बात करें तो रेयर हो गया, आर और आर को चेंज करके तो नहीं बनेगा हमारे पास में। अरे एक सार्थक शब्द तो नहीं है हमारे पास में, AREA, एरिया, ये हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ पे रेयर बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो दो शब्द हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे बने हैं। ठीक है, सार्थक शब्द जो कि इन चारों अक्षरों से पुनर्व्यवस्थित करके बनाए जा सकते हैं। ये एक ही शिफ्ट के अंदर सेकंड क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों से पुनर्व्यवस्थित शब्द से बनने वाले सार्थक शब्द पूछे थे। अनस्क्रैम्बलिंग एक ऐसा टाइप रहा है जो आपके बैंकिंग पैटर्न में हमेशा पूछा जाता रहा है, लेकिन SSC ने 2023 के बाद में जैसे जैसे रीजनिंग जो है बहुत इंप्रूव और अच्छे तरीके से पूछी जा रही है, तो ये वाले पैटर्न आपके अल्फाबेट टेस्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे आए। अगला देखेंगे हम लोग TUKS का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक बार उपयोग करके, तो ये हमारे पास में है TUKS यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितने शब्द इससे बनेंगे यहां पर देखिए। एक तो हम देखें KUST, कस्ट, कुस्ट, हमारे पास टस्क बनेगा, टस्क एक सार्थक शब्द है। और ये हमारे पास नन तो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। दूसरा शब्द यहाँ पे KSUT, कुस्ट, कुस्ट, KUTS, कट्स। ठीक है, SUTK, शुट्क। तो एक ही शब्द यहाँ पे टस्क जो है हमको सार्थक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी कोई सार्थक शब्द हमें बनता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। आगे आएंगे, अगला देखेंगे हम लोग, हमारे पास में ये फाउंडेशन बैच हो जाता है। फाउंडेशन बैच जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में ये बैच आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हो और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है, तो फाउंडेशन बैच जो आपको बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, ये टाइम टू टाइम ये बैच आपके लिए अनाउंस होता रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप एनरोल हो और इस बैच के अंदर आपको जो है लाइव भी पूरा बैच मिलेगा, रिकॉर्डेड भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। रिकॉर्डेड भी इसके अंदर कंप्लीट बैच आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आपको फास्ट मोड में पढ़ना है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास में स्लो मोड स्टडी के लिए मैराथन्स है और फास्ट मोड भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। फास्ट मोड काम आता है जब आप चीजों को रिवाइज करते हो, तो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे चीजों को आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है।
एग्जाम से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्ट इसके अंदर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड मिल जाते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए सूटेबल एक बैच आपके पास में हो जाता है। आ गया है। अगला देखेंगे हम लोग, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यहां हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जब भी आपको लेटर सीक्वेंस है, ये लेटर सीक्वेंस के ऊपर सवाल मिलेगा तो आपको 3 स्टेप मेथड लगा दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेप आप लगाएंगे देखिए। सबसे पहले काउंट, दूसरा है फैक्टर, तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट कीजिए। काउंट और फैक्टर से आपको पैटर्न का पता लग जाता है। हमने काउंट किया सर, यहाँ पे है 4, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 16, ये हो गया हमारे पास में 20। 20 के गुणनखंड 4 गुणा 5 है। 4 4 के 5 पैटर्न या 5 5 के 4 पैटर्न। देखिए, अगर हम 4 4 के पैटर्न देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या समानता दिखी। लास्ट में जेड है, लास्ट में जेड, लास्ट में जेड, लास्ट में जेड, तो इधर भी लास्ट में जेड रहेगा। ठीक है, इधर जी था यानी कि 7 हमारे पास में, यहां पता नहीं है क्या होगा जी से। और इधर हमारे पास में एस आ रहा है 19, 19 से आ रहा है ये हमारे पास में 25 यानी कि प्लस का 6 हुआ है। और 25 से ये 2 आ रहा है हमारे पास में, ये भी प्लस का 6 हुआ है। तो प्लस का 6 चल रहा है, प्लस का 6, 7 और 6 13 यानी कि एम हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, एम हमारे पास में यहां पर आ गया, एस इधर, वाई इधर, जेड इस तरफ हो गया। इधर देखो डी से आ रहा है जे, प्लस का 6 हुआ, जे में प्लस का 6 करेंगे पी आएगा, पी में प्लस का 6 करेंगे वी आएगा, ये हमारे पास फिलअप हो गया। सी से आ रहा है आई, प्लस का 6 है, आई में प्लस का 6 करो, ओ में प्लस का 6 करेंगे तो यू हमारे पास में आएगा, प्लस का 6 करने पर हमारे पास में 27 यानी कि ये कितना आ जाएगा, ए आपके पास में यहां पर होगा। तो कौन से विकल्प में है कि सर जेड एम पी यू ए हमारे पास बी विकल्प में है। श्रृंखलाएं हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और यहां सवाल में स्पेस डाल डाल के पूछा, यानी कि 4 का पैटर्न कहीं ना कहीं अलग से आपको दिखा रहा था। जब 4 4 के इस तरीके से पैटर्न होते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइम पे आपके पास में सीरीज बन सकती है। एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसे जेड की पुनरावृत्ति हुई थी, या सीरीज कोई चल सकती है जैसे अक्षरों में सीरीज चलती है। ठीक है, या इसके अलावा भी रोटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 तरह की वैरायटी होते हैं, तीनों वैरायटी भी रिसेंट एग्जाम में काफी पूछी जा रही है आप लोगों से। आ गया है। अगला देखेंगे हम लोग, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एफ एम डी अंडरस्कोर ये हमको दे रखा है। फिर से हमारे पास लेटर की सीक्वेंस आपके सामने दी हुई है, तो 3 स्टेप मेथड आपको लगा देना है। ठीक है, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स ये हमारे पास में हमको लगाना है। तो सबसे पहले काउंट करें तो हो गया हमारे पास सर 4 8 12 16 20। 20 के गुणनखंड करने हैं 4 गुणा 5, तो हम सबसे पहले 4 4 के पैटर्न यहां पर देखते हैं। तो 4 4 का पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आपके पास में आएगा। फिर देखो एफ से बी आ रहा है माइनस का 4 है, इधर टी से पी आ रहा माइनस का 4 है, तो बी से माइनस का 4 करेंगे हम लोग तो ये वाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 करेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, माइनस का 4 किया, टी आ गया हमारे पास, माइनस 4 किया, वापस हमारे पास में ये आ गया यहाँ पर। आगे देखो एम है, एम से हमारे पास अंडरस्कोर, यहाँ वापस एम है, यहाँ वापस एम है, यहाँ वापस एम है, सभी में एम चल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ भी एम आपके पास में होगा। पहले से दूसरा ब्लैंक एम है, तो इस आधार पे एलिमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कि केवल और केवल एक ही विकल्प ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आप भरोगे तो ही उत्तर दिखेगा, आपको पहले भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्लियर है, 4 4 का पैटर्न है, वो क्लियर हो गया हमको एक बार में। ठीक है, और पूरा अगर इसको हम लोग भरते हैं, ये है ए से आ रहा है डब्ल्यू, माइनस का 4 है, डब्ल्यू से एस माइनस 4 है, माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से ओ हमारे पास में होगा। ठीक है, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 चल रहा है, ई हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। तीसरी सीरीज को देखें, डी से जेड आ रहा है, माइनस 4 है, इधर भी माइनस 4 है, माइनस का 4 करेंगे 22 में तो आर यानी कि 18 हमारे पास में यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, माइनस 4 की सीरीज है, एक सीरीज में फिक्स हमारे पास एम चल रहा है, तो ये आपको यहाँ पर एलिमिनेशन से आप जल्दी भी आंसर लगा सकते हो। काउंट और फैक्टर से आपको पता लग जाता है कि पैटर्न जो है वो कितने का है।
यहां आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन समय खराब नहीं करना है, ठीक है। आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाने के बजाय सटाक से 3 स्टेप मेथड लगाओ और बिना रुके नॉन स्टॉप आंसर तक पहुंचे। आगे अगला देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो फिर से काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर लगाएंगे। काउंट किया हमने, इधर काउंट किया 4 और ये इसने 4 के बाद स्पेस छोड़ रखा है इस सवाल के अंदर। स्पेस छोड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं ये 4 है, हम 4 के पैटर्न इसके अंदर ट्राई करें। फिर देखो टी से यू प्लस का 1 हुआ, यू से वी से हमारे पास में यहाँ पर डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू से एक्स आ रहा है। अगला देखो आर है, एस है, यहाँ हमारे पास में टी होगा, इधर यू इधर वी हो जाएगा। वाई है, वाई से अगर हम लोग देखें इधर भी वाई आ रहा है, इधर भी वाई आ रहा है, इधर भी वाई आ रहा है, तो ये भी वाई रहेगा। इसमें फिक्स लेटर जो है पुनरावर्तित हो रहा है। लास्ट का यू जो है वो हमारे पास सभी में सेम लिख रहा है, तो ये भी यू हो जाएगा हमारे पास में। कौन सा विकल्प हो गया यहाँ पे कि सर ये है हमारे पास बी ऑप्शन, यू वाई टी डब्ल्यू यू हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स सवाल को तुरंत खत्म कर देगा। अगर स्पेस छोड़ रखे 4 का पैटर्न उसने बता दिया तो आपको सीरीज इसके अंदर देखनी होती है। आगे आइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक जैसे हैं और इसी प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द युग्म ऐसा है जो इससे संबंधित आपके पास में नहीं होगा? देखो थिएटर का संबंध है मूवी से, तो थिएटर में क्या चलता है, मूवीज के लिए लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, देखो यहां ये रिलेशन नहीं है जो ऊपर देखा हमने। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं इलाज के लिए, इलाज करता है डॉक्टर, ठीक है, पेशेंट बन के जाते हैं। स्कूल में टीचर्स हैं हमारे पास, स्कूल में जाता है व्यक्ति पढ़ने के लिए, पढ़ाता कौन है, टीचर। रेस्टोरेंट में शेफ्स है, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं खाने, बनाता कौन है, शेफ। तो इन तीनों में तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही जैसा संबंध है, लेकिन ये संबंध हम थिएटर के अंदर यहां पर नहीं लगा सकते। थिएटर और मूवी में वो रिलेशन नहीं है जिस तरीके से यहां रिलेशन था कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो तो वहां जो सर्विस मिल रही है वो सर्विस दे कौन रहा है। आगे आइए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उस शब्द जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के जोड़ों में व्यक्त किए गए रिश्ते के समान सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखें यहां हमारे पास में शब्दों को अंग्रेजी शब्द माना जाएगा और शब्द के अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब कोई सार्थक शब्द है, आपकी जनरल नॉलेज सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर यह सवाल पूछा गया। चलिए सवाल पे आते हैं। डॉसाइल का रिलेशन है डेफिएंट के साथ में एनालॉजी दे रखी है और यहां पर प्लेसिड का रिलेशन टर्बुलेंट के साथ में। देखो विनम्र और उद्दंड होता है, डेफिएंट का मतलब होता है उद्दंड इंसान, टर्बुलेंट मतलब जो शांत नहीं रहता, एक जगह पे नहीं टिकता, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करता रहता है, या अशांत जो व्यक्ति है एक तरीके से। यानी कि यहाँ ये जो रिलेशंस हैं इन दोनों संबंधों को देखकर आप समझ गए कि ये विपरीत के साथ रिलेशन है। किसके साथ संबंध है, विपरीत के साथ संबंध है, ठीक है। और विपरीत के साथ रिलेशन है तो आपको भी जो विकल्प देखना पड़ेगा उसमें भी यही अपोजिट का रिलेशन आप लोगों को दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्क्रम्चियस, डिलीशियस, ऑप्टिमल, आइडियल, जेनिथ, नेडिर। ये देखो जेनिथ और नेडिर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। रिलेंक्विस, सरेंडर, ये एक दूसरे के विपरीत यहां पर नहीं हुए। ऑप्टिमल और आइडियल, कोई चीज ऑप्टिमल है, एक आइडियल यानी कि परफेक्ट है, अपोजिट का रिलेशन नहीं है, स्क्रम्सियस और डिलीशियस में भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में जेनिथ, नेडिर। आ गया है, अगला देखेंगे हम लोग, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। अब ये जो डायरेक्शन है वो आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहां क्लियरली लिखा रहता है कि आपको अंकों पे ऑपरेशन नहीं लगाना है, आपको पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। देखिए यहां आपको दे रखा है 4 12 8 2 7 5 आपके पास में है, पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। तो देखिए यहां हमारे पास में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या बीच में दिख रही है और रिलेशन भी बड़ा प्यारा सा है, 8 और 4 12 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है। मतलब इतना आसान क्या ही मिल सकता है आप लोगों को। तो अगर किसी सेट में यहां जो रिलेशन मिला है तो ये रिलेशन है कि ए और सी को जोड़ोगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पर बी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए और सी को जोड़ने पर बी हमारे पास में आ रहा है। 7 और 1 को जोड़ने पर हमारे पास 2 है, 1 और 3 को जोड़ने पे 4 आया है, 9 और 7 को जोड़ने पे 16 होता है, 5 और 3 8 होता है। करेक्ट हमारे पास में होगा सी। सी में यहां पर ए और सी का योगफल जो है वो बीच वाली टर्म के इक्वल दे रखा है। आ गया, अगला देखेंगे, पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखिए यहां हमारे पास में 3 5 18 2 3 15 हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है। दो संख्याओं से तीसरी संख्या किस तरीके से आएगी ये आपको यहां पर चेक करना है। तो देखिए
3 5 18 और 2 3 यहां हमारे पास में आ रहा है 15। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे इनको? देखिए, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 8 है सर हमारे पास, इन दोनों में अंतर लिखा जाए 2। इतना आपको सवाल दिखते ही जरूर करना है, पेन और दिमाग दोनों का उपयोग एक साथ में करो, आप डेफिनेटली उत्तर तक पहुंचोगे, ये मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, और ये गुणनफल से। चलिए देखें, 8 से 18 तो प्लस का 10 करने पे आया, यहां भी प्लस का 10 दिख रहा है। देखो दोनों में समानता दिख गई। आपको हर जगह समानता देखने की कोशिश करनी है, यहां तुरंत दिख रहा है हमको प्लस के 10 का लॉजिक। ठीक है, क्या कर दिया, 10 जोड़ दिया। चलिए यहां देखते हैं, 6 में 10 जोड़ने पे आएगा नहीं, 7 में 10 जोड़ने पे आएगा नहीं, 3 में 10 जोड़ने पे 13 बिल्कुल है, काटेंगे नहीं, 5 और 6 10 जोड़ने पे नहीं आएगा, बी करेक्ट आंसर है। ए और बी के योगफल जो है उसका रिलेशन हमको यहां पर दे रखा है 10 जोड़ने के साथ में। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सेट के अंदर ये 3 संख्याएं हैं तो जो रिलेशन आपको यहां पर दिखा है वो ये है, a प्लस बी प्लस 10 जो है ये हमारे पास सी के इक्वल है। किसके इक्वल है, सी के इक्वल यहां पर हो जाता है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। अगला देखेंगे, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन आपको लगाना है। देखिए यहां हमारे पास में 4 विकल्प हैं। 41 का रिलेशन 123 से, 33 का 97, 25 का 75, 38 का 114। ठीक है, तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है हमको सर, इधर 3 गुना है, इधर भी साफ दिखा है हमको 3 गुना है, यहां भी साफ दिख रहा है 3 गुना है, ये जो है हमारे पास में 3 गुने से 2 कम है। तो अलग कौन सा हो गया, बी हमारे पास में अलग होगा। अगर हमें अलग की पहचान करनी है, इस तरीके से रिलेशन हमारे पास में ये लगेगा हमारे पास में यहां पर। ठीक है, क्या संबंध लगा, जो 3 में समान है वो रिलेशन बड़ा ही बेसिक सा है कि n का रिलेशन 3n के साथ में है, मल्टीपल यानी कि गुणज के साथ संबंध है। गुणज के साथ संबंध बहुत कॉमन है। ठीक है, और देखो मेंस में इतना इजी पैटर्न आप लोगों का पूछा गया था, जबकि जनरली प्री में भी इससे अच्छे पैटर्न, मतलब प्री में इससे बहुत बेहतर तरह के सवाल जो है वो आप लोगों के CHSL का जो प्री हुआ था 2023 का, उसके अंदर पूछे गए थे। आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना। देखिए तो यहां 3 में समानता है, एक आपके पास अलग है, उस अलग विकल्प को आपको छांटना है। 25, 100, 41, 164, 13, 52, 33, 152। हमें दिख रहा है सर यहां 4 गुना है और इधर भी कहीं ना कहीं हमको 4 गुना दिखा एग्जैक्टली। 33 से 152 हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में कितना, 4 गुना तो नहीं, ये 5 गुने के आसपास जाएगा, और 5 गुने से 165 से 13 कम है। यहां देखो ये भी 4 गुना है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि ए, बी और डी तीनों विकल्पों के अंदर हमारे पास में एक समानता है, 4 गुने के साथ रिलेशन है, लेकिन सी अलग है इनमें से। ठीक है, तो जो रिलेशन सभी में समान था वो ये एन का रिलेशन 4n के साथ में है, ये रिलेशन आपको दे रखा है, ये पैटर्न हमारा यहां पर फॉलो हुआ है। ठीक है, आगे अगला देखेंगे, हमारे पास सीजीएल 2024 के लिए बैच है। सीजीएल के अगर आप एस्पिरेंट हैं, सीजीएल सीएचएसएल की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो बैच आपके पास में है, ये बैच पूरी तरीके से एसएससी सीजीएल जो है उसको टारगेट करते हुए इसको बनाया गया, और सीजीएल और सीएचएसएल में कोई अंतर नहीं है, वही प्री मेंस का मॉड्यूल है, दोनों के लिए बैच परफेक्ट है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैच आपको करवाया जा रहा है, प्री से मेंस तक के लिए रहेगा, और इसके अंदर आपको प्री के टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिल जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच रहेगा, और ये आपको अवेलेबल है बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। आ गया। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्न संख्या के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो 154, 159, 169, 184, 229, 259। तो यहां देखिए 154 से 159 कितने का अंतर है, 5 का। यहाँ कोई गुणा तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम सीधा ही जो है वो डिफरेंस यानी कि अंतर इसके अंदर देखेंगे। यहाँ 10 का अंतर है, इधर देखा जाए तो सर ये 9 और 5 14, 15 का अंतर है, और इसी प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ 30 का अंतर है, 5 10 15 यहाँ रहेगा 20, यहाँ रहेगा 25। 20 अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में 204 यहाँ पर हो जाता है। 25 आप जोड़ोगे 229 हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है, 204 हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर है, बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
क्या चल रहा है इसके अंदर, आपके पास डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये L0 सीरीज आपको दी गई थी, L1 आपने अंतर लिखा है, और पैटर्न की बात करें तो L1 5-5 के अंतर से बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि L1 में एक समांतर श्रेणी है जो कि +5 के लॉजिक से बढ़ती हुई जा रही है। इस तर्क की अगर मैं बात करूं तो ये इतना कॉमन तर्क है जिसके ऊपर शायद सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो सीरीज के अंदर पूछे जाते हैं, कि पहला जो आप अंतर लोगे उसी में आपको एक समांतर श्रेणी लगती हुई दिखाई देगी। आगे अगला हम लोग देखें, फॉलो कर लेना आपको बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। इन सब के जो पीडीएफ हैं वो पीडीएफ आपको बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए 16, 21 क्वेश्चन मार्क 43, 60, 81, 106 आपके पास में है। ठीक है, देखो सीरीज एक बढ़ते हुए क्रम में है, ज्यादा अंतर तो इसमें नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो किसी ना किसी क्रम में यहां बढ़ता हुआ जा रहा है, इतना हम देख के बता सकते हैं, कोई गुणा इसमें नहीं है। तो चलिए अंतर लिखेंगे, सबसे पहले 5 का अंतर, यहां हमारे पास सर 17 का अंतर है, इधर हमारे पास में 21 का अंतर है, और यहां हमारे पास में 25 का अंतर है। आपने इधर देखा सर 4 बड़ा है, इधर देखा 4 बड़ा है, तो इसी प्रकार से अगर 4-4 बड़ा होगा तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से चला होगा, है कि नहीं, फिट हो गया पूरी तरीके से, जो हमने टर्म यहां बीच में लगाए वो पूरी तरीके से फिट आपके पास में यहां पर है। तो 4-4 के अंतर से बनने वाली श्रेणी है। फिर से हमने देखा तो L1 जो श्रेणी हमारे पास में है, इसमें क्या लगा है कि सर समांतर श्रेणी है। कितने का अंतर है समांतर श्रेणी में, 4 के अंतर से श्रेणी बढ़ती हुई जा रही है, ये इसके अंदर पैटर्न है। अगेन ऐसा पैटर्न जो कि बार बार पूछा जाता है, जिसके लिए मैं आपको 2023 में पूरा बोलता हुआ आ रहा हूं कि डरना नहीं सीरीज से, बार बार सिमिलर पैटर्न पूछे जा रहे हैं, और हर पैटर्न को बहुत लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे ये पैटर्न लिखे हुए हैं यहाँ पे, इससे आप समझ पाते हो कि आंकड़े बदल लेगा लेकिन सवाल में एक चीज हो रही है बार बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ 9 का अंतर अगर है हमारे पास में तो 21 और 9 30 हो जाएगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। आ गया, अगला देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, तो यहां चिन्हों के इंटरचेंज करने के बाद में आप लोगों से ये वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, यानी कि नॉर्मल रीजनिंग का सिंप्लीफिकेशन यहां पर होगा। चलिए देखते हैं, ये आपको दे रखा है 292, 2, 15, 164, 4, क्या आएगा इससे आपके पास में। तो देखो प्लस और माइनस को बदला है, तो यहां माइनस था, इधर आ जाएगा प्लस, इधर माइनस आ जाएगा, और गुणा की जगह भाग है तो ये लीजिए भाग होगा, इधर हमारे पास में हो जाएगा गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सर ये आ जाएगा हमारे पास 41, इधर अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 29 दूनी 58, और प्लस 15 माइनस 41। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 5 4 9, 8 और 1 9, और ये हमारे पास 5 माइनस 41, तो ये आ जाएगा कितना 8 5 5, 558 कौन से विकल्प में, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, केवल एक बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन होगा जिसमें आपको जो है बोर्ड मास यहां पर लगाना है। क्या लगाना है, बोर्ड मास आपको लगाना है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, ये क्रम आपके पास में यहां पर चलेगा। ठीक है, आगे आएंगे, अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। फिर से इंटरचेंज आपको यहां पर करना है, देखिए 313, 4, 2107, 7, 24, क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो प्लस और माइनस को अगर बदला जाए तो ये हमारे पास माइनस है, इधर हमारे पास में प्लस है। ठीक है, गुणा और भाग को बदला जाए तो ये हमारे पास गुणा है, इधर हमारे पास में भाग। तो देखिए 7 का अगर भाग देंगे तो हमारे पास में 301 यहाँ पर है, माइनस 24 है, 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 1252, कितना ये बन रहा है हमारे पास में, तो ये देखा हमने 3
5 1553 माइनस 24। ठीक है, तो यहां देखें तो ये बनेगा हमारे पास 1530 माइनस 1 1529। कौन से विकल्प में? सी विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। केवल बोर्ड मास का ध्यान रखना था, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस माइनस, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। एग्जाम में सवाल दिखे तो सीधा सीधा बिना चिन्हों के लिखो और फिर चिन्हों को जैसे बदलना है बदल के चिन्ह डालो और फिर सॉल्व कर दो, दैट्स इट। ये मिनिमम टाइम थॉट प्रोसेस किस तरीके से आपको लगाना है कि भाई सवाल देखा क्या करना है, आ गया। अगला हम लोग देखेंगे, सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें नीचे से 18वें स्थान पे। रैंकिंग टेस्ट में एक व्यक्ति का स्थान दोनों छोरों से दे रखा है, ठीक है, जोड़ के और एक घटा दो, सीधा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। सुनीता ऊपर से इन्होंने बताया है कि सुनीता जो है वो कौन से स्थान पे है, यहां ऊपर से 10वें स्थान पे है, नीचे से अगर देखा जाए तो कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पर यहां पर हो जाती है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 + 18 माइनस 1 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 27वें स्थान। 27 टोटल कक्षा में व्यक्ति होंगे। जब किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान दे रखा हो तो आपको दोनों को जोड़ के और एक घटा दो। अच्छा, एक क्यों घटाया है? क्योंकि सुनीता जो है उसकी काउंटिंग इन 10 में भी है और सुनीता की काउंटिंग 18 में भी है। 2 बार एक व्यक्ति को गिनने से व्यक्तियों की संख्या नहीं बदलेगी, इसीलिए यहां पर एक घटाया गया है। ठीक है, आगे आओ। अगला हम लोग देखेंगे, एक कक्षा के बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 निष्कर्ष आते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, आगे आओ। यहां आपके पास में है स्टेटमेंट आपको दे रखा है, असमानता की जांच आपको करनी है। ठीक है, और असमानता की जांच में केवल आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, एक रास्ता जिससे हम चेक करते हैं कि कोई भी निश्चित संबंध होगा या नहीं, दूसरा वरीयता। ठीक है, कितना आपके दिमाग में होना चाहिए मैं बता देता हूं। अगर ऐसा चिन्ह है तो आप इधर से इधर जा सकते हो लेकिन राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। ऐसा चिन्ह है आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। बराबर है तो दोनों तरफ से आप बिंदास जा सकते हो। ये तो रास्ता देखते रहे। रास्ते से केवल क्या मतलब है कि संबंध है, निश्चित संबंध है, निश्चित रिलेशन होगा, ये मतलब है रास्ते से आपके पास में। वरीयता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वरीयता इसकी, फिर ये वाला चिन्ह, फिर बराबर, लेस देन इक्वल टू और बराबर, ये हमारे पास में वरीयता क्रम यहां पर होता है। अब देखिए z ग्रेटर देन इक्वल टू r आपके पास में यहां पर है, तो आप देखते हो z और r के बीच में रिलेशन हमारे पास में है, z यहां पे है, r यहां पे है। z से r जो कंक्लूजन है ये हमें बोलता है कि z और r में एक निश्चित निष्कर्ष है और वो निश्चित रिलेशन है इस वरीयता के साथ में, z ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब हमें खुद चेक करना है पहली बात तो कि रिलेशन है या नहीं है, दूसरा वरीयता सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिलेशन को। जो पता चलता है रास्ते से रास्ता होगा तो रिलेशन होगा। कैसे देखते हैं, जेड से चलो, इसके अनुसार जेड से आर तक का रास्ता होना चाहिए, तो जेड से हम निकले और जैसे ही निकले रास्ता बंद है। मैंने बताया था ऐसा अगर चिन्ह है तो इस तरफ से आप आ ही नहीं सकते, तो रास्ता ही नहीं है तो ऐसे निष्कर्ष को आप तुरंत गलत करोगे। ठीक है, ये 1 सेकंड मात्र का समय लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे अगला देखो, जेड बराबर सी, तो सर जेड इधर है, सी इधर है। बराबर की वरीयता सबसे कम होती है, मतलब बराबर की वरीयता तब रहेगी जब पूरे चिन्ह ही बराबर के हैं। ठीक है, तो जेड से सी पर हम गए, जेड से जी का रास्ता है, जी से आगे रास्ता है पी पे, पी से सी का रास्ता तो है, लेकिन वरीयता की बात की जाए तो यहां केवल एक ही चिन्ह मिला है हमको, ग्रेटर, ये वाला, तो यही वरीयता होगी, सही रिलेशन बनेगा हमारे पास में ये वाला। पी से भी रिलेशन है, सी के साथ ये रिलेशन हमारे पास में बनेगा, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू सी हमारे पास में यहां पर है। अब इसने तो वरीयता को गलत कर दिया, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, गलत यहां पर करने वाले हैं। दोनों के दोनों निष्कर्ष ना तो पहला ना दूसरा यहां पर फॉलो करेगा, दोनों रॉन्ग है। दूसरे में वरीयता गलत हुई, पहले में रास्ता ही नहीं था, यानी निश्चित निष्कर्ष ही नहीं बन रहा था। आ गया। अगला हम लोग देखें, कथन के बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। देखें यहां हमारे पास में फिर से कथन में एक असमानता का समीकरण दे दिया और उसके बाद में 2 असमानता के निष्कर्ष आपसे पूछे, वही चीज करनी है। सबसे पहले जी हमारे पास में, जी से एल पे आपको जाना है। ठीक है,
तो पहला निष्कर्ष बोलता है चेक करो जी और एल में रिलेशन होना चाहिए और रिलेशन होने के साथ वरीयता ग्रेटर देन की होनी चाहिए। चलिए रिलेशन को चेक करें तो जी से और एल तक पहुंचने का प्रयास करें। जी से हम निकले और निकलते ही रास्ता क्या था हमारे पास, बंद, और रास्ता ही नहीं है तो निष्कर्ष की हम लोग यहां पर बात ही नहीं करेंगे। डन। एक सेकेंड, एच बराबर क्यू, तो एच यहां है, क्यू यहां है, एच से हम निकले, रास्ता है, आगे गए तो ये लीजिए रास्ता बंद, रास्ता ही नहीं है तो रिलेशन की हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहां हमारे पास में हो गया कि सर नाइदर की सिचुएशन वापस हो गई, नाइदर नॉर हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, आ गया। अगला हमारे पास में यूपीएसआई 2024 के लिए बैच में लेकर के आ चुका हूं। यूपीएसआई के एग्जाम नियर है, 3 से 4 साल में एक बार होने वाला एग्जाम है और आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है रीजनिंग के ऊपर। क्यों करता है? क्योंकि मैथ्स में भी आधे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग के सेक्शन में तो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने रीजनिंग पे कमांड बना ली, रीजनिंग में आपकी अच्छी कमांड है, क्योंकि यूपीएसआई में रीजनिंग में बहुत वैरायटी के टॉपिक्स हैं, लेकिन हर एग्जाम में सारे नहीं पूछे जाते, यहां पूछे जाते। यहां लगभग हर टॉपिक आपको मिलेगा ऐसा जो आपका देखा हुआ नहीं होगा, जिसको नॉर्मली आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, नॉर्मली बाकी एग्जाम्स के अंदर नहीं देखा होगा। तो रीजनिंग अगर किसी ने अच्छे से तैयार कर लिया, रीजनिंग में टाइम उसने कम कर लिया, तो मैथ को बेसिक से भी करने का टाइम आपके पास में रह जाता है। तो रीजनिंग एक तरीके से सिलेक्शन की चाबी है यूपीएसआई के पेपर्स के लिए, और इसके लिए आपके लिए बहुत जबरदस्त मैं बैच लेकर के आ चुका हूं। इस बैच में क्या कुछ है, इसमें यूपी कांस्टेबल के एग्जाम होंगे, कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और इसके साथ ही बैचेस की बात करूं तो रिकॉर्डेड वीओडी बैच आपको मिलेगा, साथ ही लाइव बैच आपको इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो दो दो बैच ही आपके पास में हो जाते हैं, कंप्लीट पैकेज है। इस बार सिलेक्शन आपको अश्योर करना है तो ये ऐसा बैच है जो आपको रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे एग्जाम में खड़ा करेगा, और मेरे कॉन्सेप्ट के साथ में बेहतरीन तरीकों के साथ में इस बैच को मैंने तैयार कर रखा है। आ गया अगला, देखिए, एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। के और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए देखते हैं, निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, वो संख्या आपसे पूछिए। के और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो के और एल के बीच में 2 व्यक्ति हैं, कौन लेफ्ट है कौन राइट ये हमको यहां पर नहीं पता है। एल एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एम के दाएं 1 2 3, एल तीसरे स्थान पर यहां पर बैठा हुआ है, एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आई और जे में कौन लेफ्ट है कौन राइट है अब तक हमको नहीं पता। कुल मिलाकर वहां कितने लोग बैठे हैं, देखो हिंदी में एक लाइन खा गया है, ओनली 3 people sit on I and J, I sits to the immediate right of K, आई के इमीडिएट राइट में, और आई अगर के राइट में होगा तो ऐसा पता है कब संभव है हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। इस स्थिति में भी हमारे पास में अगर आई इस तरफ है और हम जे को बिठाएं लेट्स से, ठीक है, तो जे को अगर मैं इस तरफ लेता हूं, इस तरफ अगर जे को लेता हूं तो 1 2 3 3 छोड़ के जे हमारे पास यहाँ पे, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर जे को मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है, जे को इधर हमने माना है, तो के और एल का रिलेशन देखें तो एल यहां तो आ नहीं सकता, यहां एल आ जाएगा हमारे पास 2 छोड़ के इस तरफ, ये व्यवस्था आपके पास में होगी। एक तो ये संभव है, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। दूसरा, के राइट में आई है तो जे को हम 3 छोड़ के इधर बिठाएं, और के साथ में जो हमारे पास में एल और के का रिलेशन है तो एल इधर भी आ सकता है, एल 2 छोड़ के इस तरफ भी आ सकता है। दोनों ही संभावनाएं हमारे पास में यहां पर रह जाती। ठीक है, अब देखो एम और एल में ये संबंध है, यहां एम को हम के स्थान पे बिठा पाएंगे क्या, नहीं बिठा पाएंगे, इसकी वजह से ये तो गलत हो गया। ठीक है, एल यहां है, 2 छोड़ के हमारे पास में एम इस तरफ आ सकता है, ये संभावना चल सकती है तीनों शर्तों के साथ में। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन दी रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन टोटल, टोटल लोग कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखो टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हमारे पास में इस व्यवस्था के अंदर यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, ये संभावना क्रिएट कर रहा था, इसमें आपको सोचना पड़ रहा था।
जब सिटिंग अरेंजमेंट को पजल बनाया जाता है तो पजल तो कहीं से भी हो सकती है। जो आप लीनियर व्यवस्था देखते हो उसमें पजल बन सकती है, सर्कुलर में पजल बन सकती है, रेक्टेंगुलर में पजल बन सकती है। पजल का अर्थ केवल इतना सा है कि वो आपको दिमाग से तर्क करने पे विवश कर रहा है, संभावनाओं के बारे में सोचने पे आपको विवश कर रहा है। ठीक है, आ गया। अगला हम लोग देखेंगे इस प्रश्न में कथन के बाद में आपको दो निष्कर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। कथन के आधार पर आपको यह निष्कर्ष निर्णय लेना है कि कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए यहां हमारे पास में पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कथन दे रखा है आपको, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 80% अंक हो, किसी के 10th में 80% नंबर हो। हालांकि जो छात्र इस वर्ष 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। इतना हमको एक पाठ्यक्रम के बारे में पता लगा और इसके बाद में हमको यहां पर दिए गए हैं इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान। इन्फ्रेंस एक तरीके से, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि ये चीज डायरेक्टली कथन से नहीं आएगी, लेकिन इसका सेंस जो है, इसका उत्तर जो कहीं ना कहीं कथन में छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसने कहा 11वीं की कक्षा का कोई भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ठीक है, पहला इन्फ्रेंस क्या है, 11वीं कक्षा का कोई भी छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया कि भैया 11वीं का नहीं कर सकता। अगर किसी के 10th में 80% है तो ऑलरेडी 11वीं में हो गया ना, तो 10th में तो 80% तभी बने ना, अगली 11वीं क्लास में हो गया तब। अगला, जो छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो ये अनुमान सही है। ठीक है, केवल इन दोनों चीजों को मिलकर, भले ही इसने साफ साफ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि 10वीं में जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट वो आवेदन तो कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं लिखा कि 80% होना चाहिए। पर ये चीज क्लियर है, हमको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं कि जब नॉर्मली 10वीं पास को 80% चाहिए तो जिनको 10वीं वालों को एलिजिबल किया है उनको भी 80% प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास निहित है इसमें। तो ओनली सेकंड जो है वो इससे इन्फर किया जा सकता है, यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पास में है। आगे है नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने आलोचनात्मक तर्क का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्या लिखा है, प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने आलोचनात्मक तर्क का अभ्यास करना प्रयास कर दिया। क्रिटिकल रीजनिंग एक तरीके से। ठीक है, तो सुरेश हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है आपका, क्रिटिकल रीजनिंग का ये सवाल है, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ये इसने लिखा है। कुल मिला के इस सवाल के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है आपको, क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान दे लो वरना मेंस नहीं क्लियर होने देगा एसएससी आपका। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत जरूरी है और एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अच्छी नॉलेज और अच्छी क्लासेस आपको मिल नहीं पाती हैं और आप बहुत सारे अलग अलग थॉट्स और अलग अलग लर्निंग के कारण गलत करते हो उन प्रश्नों को। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे इनको ऐड करके और जो है कोर्सेस आपके लिए डिजाइन मैंने कर रखे हैं। देखिए, सुरेश हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग आफ्टर हियरिंग अबाउट रमेश इनक्रेडिबल रिजल्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आया है रमेश का, और ये बात सुन के जो सुरेश है उसने भी क्रिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके आधार पे आपके दो इन्फ्रेंस है, क्या दे रखे हैं, दो इन्फ्रेंस यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन। तो इन्फ्रेंस है पहला, रमेश हैज स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। देखो, इन्फ्रेंस का मतलब हो गया कि कथन में जो चीज आपको पूरी तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन कथन के सेंस के आधार पे आप यहां पर एक निष्कर्ष के रूप में यहां पर एक देख सकते हो। इन्फ्रेंस एक तरीके से आधा निष्कर्ष है। ठीक है, पूर्णतः सत्य भी नहीं है तो पूर्णतः असत्य भी नहीं, एक मिडिल स्टेज आपके पास में होती है। इसने कहा रमेश हैज स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। अब पूरा जो यहां पे कथन था उसने फोकस किस चीज पे किया कि रमेश का अविश्वसनीय परिणाम था और उसके बाद सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग वो पढ़ रहा है। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग अहम है, ये चीज सोचने के लिए आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इन्फ्रेंस निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इन्फ्रेंस निकल सकता है। इन्फ्रेंस की हाँ, रमेश ने मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो है क्रिटिकल रीजनिंग में स्कोर किए हैं।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ये भी इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि भैया अच्छे नंबर लाने के लिए बारे में सोचने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ रहा है, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। ये दोनों के दोनों इन्फ्रेंस यहाँ पे निकलेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन्फर्ड, दोनों के दोनों इन्फर किए जा सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, इस प्रश्न में 3 कथन, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। देखिए यहां हमारे पास में है कथन आपको दे रखे हैं और उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। और देखिए सबसे पहले कथन के आधार पर हम डायग्राम बनाएं, सम जे आर ए, कुछ जे ए। आगे देखिए कुछ ए बी है, ये लीजिए बी हो गया हमारे पास में, सभी बी सी है, सारा बी जो है वो सी में आ गया। अब इसके बाद निष्कर्ष है हमारे पास में। पहली बात तो किलर आर्गुमेंट की बात करूं तो ये हमारे पास में तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों के बीच में ये वाला क्षेत्र कॉमन था, तो इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध हमारे पास में सही होंगे। तो इसने पूछा है सी और ए में, तो सी और ए में कुछ का संबंध सही होगा। बी और जे में पूछा है, तो बी इधर है जे इधर है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। केवल फर्स्ट हमारे पास में यहां पर फॉलो करेगा, जो आपको कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में आपको दिया हुआ है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला देखेंगे हम लोग, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए, ठीक है, रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का आपको चयन करना है। सही दर्पण छवि चाहिए तो ये जो लाइन थी, ये लाइन कुछ इस प्रकार से आपको राइट साइड से दिखेगी, ठीक है। ऐसा यहां नहीं है आपके पास में, इधर नहीं है, इधर नहीं है, केवल ए में है, तो ए हमारे पास में आप देख सकते हो, ए में ये लाइन इस तरीके से आपको दिखाई दे रही, ठीक है। आगे आओ, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, इसी सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पे, और सीरीज में हमारे पास में यहाँ पर 8 टर्म है, तो 8 पॉइंट रोटेशन है एक तरीके से, इसमें क्या है 8 पॉइंट रोटेशन। इन प्रश्नों को आप भली भांति अच्छे तरीके से सबसे कम टाइम में कर सकें, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेन इसमें मैं चलाने के लिए सजेस्ट करता हूं कि आप जहां जहां एलिमेंट है उधर इस प्रकार से इनको दर्शा लो, और फिर जो भी रिलेशन है इनमें उस रिलेशन को आप लोग देखें। ए इधर गया है, ठीक है, ट्रायंगल इस तरफ गया है, और ये जो एरो है ये यहाँ आ रहा है हमारे पास में, एफ और ऊपर जा रहा है, ये वाली चीज इधर आई है, एम इधर चला गया, ये आकृति नीचे आ गई, पी इधर आ गया। ये पहला तर्क इसमें लगा है, क्या लगा है, पहला तर्क इस प्रकार से है। दूसरे तर्क की बात करें, ठीक है, दूसरे तर्क की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दूसरा हमारे पास में ये बोलता है, ये देखो वापस से ये इधर गया, ए इधर गया, ये इस तरफ आ गया, पी इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये यहाँ, एफ यहाँ, वापस से सेम लॉजिक है, सेम ही लॉजिक है, फिर से इसमें भी सेम लॉजिक है हमारे पास में, ठीक है। तो यही चीज वापस लगेगी, इस बार ये एरो इधर आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और देखो इन दोनों में एफ की बात करें, एफ उल्टा तो होने से रहा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। केवल और केवल एक सिंगल रोटेशन लग रहा है, सिंगल तर्क इसके अंदर लगा है, जिसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो। कई बार ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है, दिमाग में ध्यान नहीं रहता क्या हो रहा है इसके अंदर, और अल्टरनेट तर्क आ जाए, एक से ज्यादा तर्क आ जाए, तो उसके लिए लिख करके और आगे बढ़ना इन सवालों में बेस्ट अप्रोच रहती है। आगे अगला हम लोग देखें, कागज की एक चौकोर सीट को बिंदीदार रेखा के साथ दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है, फिर आखिरी में छेद किया जाता है, खोलने पर कागज कैसा दिखेगा। देखिए यहां से कागज को बीचों बीच से इन्होंने मोड़ा है, ये आकृति यहां पे आई है, वापस खोलेंगे तो क्या होगा, जहां से मोड़ा है, ध्यान से सुनिए, सिल्वर रूल के पॉइंट क्या है, जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खोलने पर दर्पण छवि बनेगी। क्या बनेगी, दर्पण छवि आपके पास में बनेगी। तो यहां से वापस खोलेंगे, दर्पण छवि सर्कल की सर्कल बनेगी, पूरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये भाग हमारे पास में इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए आपके पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास में वीओडी बैच है, वीओडी बैच एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 तरह के मोड में बैचेस हैं, एक है स्लो मोड और एक है फास्ट मोड।
जो बिगिनर्स हैं उनको शुरू करना चाहिए स्लो मोड से। स्लो मोड से आप एक बार पढ़ लेते हो और आपको रिवीजन की आवश्यकता है तो वापस से स्लो मोड के थ्रू उतने घंटे आपको नहीं देने पड़ेंगे, आप फास्ट मोड से फटाफट इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ रीजनिंग के टॉपिक ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, बचपन से उनकी अच्छी कमांड रहती है तो इन टॉपिक्स को जल्दी पकड़ पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट डायरेक्टली फास्ट मोड के थ्रू उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और जो आपको ज्यादा परेशान करते हैं उनको स्लो मोड में पढ़ सकते हैं। तो इस लेवल पे बीओडी बैच को आपके लिए डिजाइन कर रखा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा बैच हो जाता है, ये आपको मिल जाता है बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। आ गया, नेक्स्ट देखें, यहां हमारे पास में पहली आकृति दूसरी आकृति से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इस प्रकार से रखा जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास में एक रिलेशन दे रखा है और यहाँ एक एनालॉजिकल रिलेशन दे रखा है, सादृश्यता दे रखी है। तो के से ये वाला के कैसे आएगा? पहली बात तो बाहर वाली आकृति जो है वो एक षटभुज है। क्या है? एक षटभुज आपके पास में, इधर पंचभुज है। तो यहां तो भुजा एक घट गई, के अंदर आपके पास में लग गया रोटेशन। तो देखिए, यहां है हमारे पास में 3 4 5 6 7 8 भुजाएं, अगली बार 7 भुजाएं हो जाएंगी और पी रोटेट होगा तो पी ऐसा आ जाएगा, ऐसा पी। पहली बात तो इन दो विकल्पों में, इनमें भी देखा जाए तो 7 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं हैं, सी करेक्ट है। इधर 5 ही भुजाएं हैं, इसलिए ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। रोटेशन तो इन दोनों में सही था लेकिन भुजाओं की संख्या एक कम होगी जिसके साथ एनालॉजी दे रखी है उससे। आ गया, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं, उसे चुनिए जो समूह से संबंधित तो नहीं है। देखिए, कौन सा इस समूह से संबंधित तो नहीं होगा? 5 विकल्प हैं, आपको विषम को छांटना है, असंगत को छांटना है, वर्गीकृत आपको करना है। तो यहां दोनों त्रिभुज हैं, एक डार्क एक व्हाइट, यहां दोनों स्क्वायर हैं, एक डार्क एक व्हाइट, यहां दोनों सर्कल हैं, एक डार्क एक व्हाइट, यहां दोनों पंचभुज हैं, एक डार्क एक व्हाइट, यहां दोनों स्टार हैं, एक डार्क एक व्हाइट। दोनों वाली चीज तो समान है। अब आप देखो, बाकी चारों के अंदर जो स्थितियां थी वो दोनों कॉर्नर में थी, एक कोने में रिलेशन हमारे पास में है, लेकिन यहां डी के अंदर जो है पोजीशन को बदल रखा है, साथ में डार्क और व्हाइट डार्क को ऊपर कर रखा है। ठीक है, बाकी सब में आप देखो व्हाइट पार्ट ऊपर है प्लस एक कोने में है और उसके अपोजिट कोने में हमारे पास उसी तरह की शेप है जो कि डार्क साइड में। तो हम कहेंगे डी स्थिति के आधार पे यहां पर बाकी सबसे अलग यहां पर होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल आपके पास में है, ये डार्क ट्रायंगल, ये स्क्वायर आपके पास में है, ये डार्क स्क्वायर है, ये सर्कल हमारे पास में है, ये डार्क सर्कल है, ये पंचभुज है, ये स्टार हमारे पास में है, यहाँ ये डार्क है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे इसके बाद। इस शिफ्ट में इतना ही। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास में है 10/1/2024 का जो पेपर है, जो आपके CHSL मेंस के एग्जाम हुए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का प्री के बाद में जो है पेपर्स दोबारा हुए थे और लगभग 150 से 200 स्टूडेंट जो थे उनके लिए मेंस अलग से कंडक्ट हुआ था। 10 जनवरी 2024 के अंदर ये पेपर आप लोगों का हुआ है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा अभी रिसेंट एग्जाम जो है किस तरह के पेपर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, किस तरह का अभी जो नए चेंजेस के बाद में आपके पास 2024 के बदलाव हैं वो आप इस पेपर से यहाँ पर भाप पाओगे। लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट चले। प्रश्न हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में कैंट को लिखा जाता है 9 पावर स्टार 7 और बेंट को लिखा जाता है यहां पर इस प्रकार से। तो उसी कूट भाषा में बी के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, बी का कोड आपको चाहिए तो आप देखो यहां पे बी जो है केवल इसी सेंटेंस में है, बी हमारे पास में यहां पर नहीं है। तो आप सीधा सा आर्ग्यूमेंट सुनिए, अगर बी यहां पर नहीं है तो बी का कोड भी हमारे पास में यहां पर नहीं होगा। ठीक है, बी का कोड इनमें से नहीं होगा। बी का कोड 9 नहीं हो सकता, पावर नहीं हो सकती, स्टार नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। बच गया हमारे पास में सी विकल्प, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको बी का कोड होना पड़ेगा, बाकी तीनों तो बी का कोड नहीं हो सकते हैं। डिडक्शन एलिमिनेशन से आप आंसर पे पहुंचे हो, फिक्स कोडिंग है, यह हमारे पास में टाइप है। आ गया,
अगला देखेंगे हम लोग, एक निश्चित कोड भाषा में 4378 को आइडल लिखा जाता है, 7832 को IDLE लिखा जाता है, तो 2 के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? 4 अक्षर की मैचिंग, 4 हमारे पास डिजिट के साथ में, यानी कि प्रत्येक डिजिट के लिए एक अक्षर आया है। अब हमें 2 का कोड चाहिए, तो 2 यहां पर है, 2 इसमें नहीं है। 2 अगर यहां पर नहीं है तो 2 की मैचिंग भी हमारे पास में विकल्प में नहीं होनी चाहिए, IDOL नहीं होना चाहिए, IDOL विकल्प में नहीं होने चाहिए थे, बच गया सी हमारे करेक्ट आंसर होगा। सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया। अगला देखेंगे हम लोग, शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें अक्षर का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर कितने अर्थपूर्ण 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड टूरिस्ट? टूरिस्ट शब्द है हमारे पास में, क्या शब्द है? टूरिस्ट शब्द है। तो इसका टूरिस्ट का ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ठीक है, और OUIT, इनसे कितने शब्द यहां पर बनेंगे? ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में इससे कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं? TIOU नहीं बनेगा, TOUI, टोई, आउटी, या यूटो, क्विट, ये हमारे पास में टूरिस्ट शब्द हैं। 3 वॉवल हैं इसके अंदर और बनने वाले सार्थक शब्द हमको यहाँ पर चाहिए, तो एक भी सार्थक शब्द यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, UOIT हमारे पास में नहीं है, UITO नहीं है, यूटो नहीं बनेगा इनसे, ITOU, ITU, ITUO, तो कोई भी सार्थक शब्द हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम जाएंगे नन के साथ में। 3 वॉवल हैं, बहुत कम चांसेस हैं इस तरह का शब्द देखने को मिले। आ गया है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, सेवियर शब्द के पहले, चौथे, पांचवें, छठे अक्षरों का उपयोग करके बाएं से दाएं गिनने पर प्रत्येक शब्द के केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? 4 अक्षर वाले बनाने, और हमारे पास में यहां पर यू गायब था हिंदी में, मैंने लिख दिया यहां पर SAVU, सेवियर हमारे पास में OUR हमारे पास में। अब आप देखो, हमको लेना है इनमें से पहला, चौथा, पांचवा, छठा, तो SOUR, एक तो यही बन गया, सौर हमारे पास में बनेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे और बन जाएगा, ये साफ को यहाँ पे, ठीक है, 2 तो साफ दिख रहे हैं, और कुछ बनेगा क्या? तो रोसू कोई शब्द नहीं होता, आर्यू रूसो भी कोई नहीं होता, सूरो भी नहीं होता, नहीं, और कोई नहीं बनेगा। ये 2 शब्द हमारे पास में बनते हैं, और 2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, और यहाँ पे 4-4 के बाद में इन्होंने स्पेस छोड़ रखा है। इसका मतलब ये हमको हिंट दे रहा है कि 4-4 की सीरीज इसके अंदर है, आपको चेक करनी है। पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरे अक्षरों की श्रृंखला अलग, तीसरे अक्षरों की श्रृंखला अलग, चौथे अक्षरों की श्रृंखला अलग। ठीक है, तो देखिए, सी से एच आया है, तो ये हमारे पास में प्लस का 5 हो रहा है। यहां अगर प्लस का 5 होगा, इधर आप देखो आर है, आर से डब्ल्यू प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 ही रहा होगा। 8 5 13, 13 यानी कि हमारे पास में एम है 5 और 8, ये हमारे पास एम बन गया। दूसरी सीरीज को देखें, एन है, एन से एन आ रहा है, इधर भी एन, आगे भी एन, तो ये एन ही होगा। तो शुरुआत हमारे पास में एन से हो रही है, ऐसा केवल एक ही विकल्प है। तो आंसर लगाने के लिए तो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भी पता नहीं करने थे। ठीक है, बाकी आप प्रत्येक में देखो कोई ना कोई सीरीज हमारे पास में है। इधर पी से यू आ रहा है, प्लस का 5 है, इधर देखो प्लस का 5 होगा यू में, तो ये जेड हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले प्लस का 5 होगा, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? के यहां पर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में बना। तीसरी सीरीज को देखेंगे, ई
N E E E और E हमारे पास में, ठीक है, लास्ट तक E हमारे पास में आ रहा है, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये बलराम सर रीजनिंग आपके पास में यूट्यूब चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, इसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है। पीडीएफ आपको बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। आ गया है। नेक्स्ट देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखें, ये हमारे पास में चार चार अक्षरों के बाद में स्पेस छोड़ रखा है इन्होंने, तो इस प्रकार से देखो, सभी के लास्ट में बी है, तो लास्ट में बी हमने देखा, ठीक है, और पहला अक्षर जी एम, जी से एम आ रहा है, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 से 25, 25 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास में ई यहां पर होगा। लास्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स ई हो, ऐसा केवल एक ही विकल्प है, ठीक है। चार चार अक्षरों की श्रृंखलाएं हैं, 4 सीरीज आप चेक कर सकते हो, या आपको तुरंत पता लग जाए 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो आप इस तरीके से आंसर लगा दो, कम मेहनत में आप आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। समय बचाना एक अल्टीमेट एम होना चाहिए हर प्रश्न के अंदर, और आपको मैं हमेशा वो सटीक मेथड्स देता हूं जिससे आप हर सवाल के अंदर, हर स्थिति के अंदर समय कैसे बचाओगे या सबसे कम समय में कैसे आंसर लगाओगे आप सीखते हैं। आ गया। नेक्स्ट देखें हम लोग, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। देखो, ये हमारे पास में यहां पर है, इस प्रकार से है यहां पे, ठीक है, और देखो इधर देखो, पहले अक्षर में देखा सी से वी आ रहा है हमारे पास में, वी से नेक्स्ट देखो यहाँ पे एच है, एच से ए आ रहा है, माइनस का 7 है, अगर यहाँ पे भी माइनस का 7 रहा होगा तो ये हमारे पास ओ रहा होगा, 22 में से 7 कम हुआ है और सी में से 7 कम हो रहा है, तो ये 7 कम होने का लॉजिक था हमारे पास में, ठीक है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स ओ होगा जो सभी में है, कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, सी से आगे देखेंगे हम लोग, तीसरी सीरीज को अगर देखते हैं तो यहां से आया है एस, इधर से आया है एल, यानी कि कितना हो रहा है हमारे पास में 12 और 7 माइनस हो रहा है, एल से इधर माइनस का 7 करेंगे तो ये 5 यानी कि ई आएगा, और माइनस का 7 करने पर ये हमारे पास में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स ई होगा जो हमारे पास यहाँ पे है एटलीस्ट। और देखो, यहाँ माइनस का 7 रहा है तो 19 से पहले माइनस 7 हुआ होगा, तो किस में से माइनस 7 हुआ होगा कि सर 24 में से करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा, जेड में से रहा होगा, जेड में से माइनस का 7 करेंगे तो जाके हमारे पास एस आएगा, इसमें से माइनस 7 करने पर, तो जेड से शुरुआत होगी जो हमें दे रखा है डी विकल्प के अंदर, डी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा, ठीक है। सारी सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 अक्षर हैं तो पहले अक्षरों की श्रृंखला, दूसरे अक्षरों की श्रृंखला, तीसरे अक्षरों की श्रृंखला, चौथे अक्षरों की श्रृंखला आपको चेक करनी थी। आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे पास में फाउंडेशन बैच है जो आपको अवेलेबल है बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, कंप्लीटली हर एक एग्जाम को कवर करने वाला ये बैच हो जाता है, टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वीओडी बैच भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, और लाइव भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे हम लोग, देखिए इस प्रश्न में शब्दों की एक जोड़ी है जिसका एक दूसरे से निश्चित संबंध है, विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जिसका संबंध नीचे दिए गए के समान है। यहां दे रखा है बीवल्डर, कंफ्यूज, हार्मनी, कॉनकर्ड, ठीक है। तो यहां देखो आपके पास में कौन सा विकल्प यहां पे होगा, हार्मनी, कॉनकर्ड, बीवाइल्डर और कंफ्यूज, ये हमारे पास में यहां पर दे रखा है। फिर आंसर आपके पास फियर्स का रिलेशन जेंटल से, पॉन्डर का रिलेशन कंटेम्पलेट से, डोसाइल का रिलेशन डेफिएंट के साथ में, टिमिड का रिलेशन बोल्ड के साथ में, ठीक है। तो यहां देखो, पॉन्डर, कंटेमिनेट हमारे पास में इसी तरह का रिलेशन रखेगा जैसा बीवाइल्डर और कंफ्यूज के अंदर है। नेक्स्ट है, अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह शब्द युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो, वाटर का रिलेशन बॉटल्स के साथ में है, क्लोथ्स का रिलेशन वार्डरोब के साथ में है, मनी का रिलेशन वॉलेट्स के साथ में, राइस का रिलेशन ईट के साथ में, ठीक है। तो देखो, वाटर बॉटल्स हमारे पास में यहाँ पर 4 समूह हैं, 3 समूह में कोई ना कोई एक जैसा रिलेशन आपके पास में है। कपड़े वार्डरोब, तो कपड़ों को वार्डरोब में रख सकते हैं, वाटर को बॉटल के अंदर रखा जा सकता है, मनी को वॉलेट्स में रखा जा सकता है, राइस को
कहाँ रखेंगे, डब्बे में रखेंगे, पेट में तो खाएंगे उसको। तो ये हमारे पास में बाकी सबसे एक अलग पेयर है, डिफरेंट पेयर हमारे पास में होगा। आगे नेक्स्ट देखें तो यहां हमारे पास में क्विंट्स का रिलेशन सेटिस्फाई के साथ में, क्विंट्स का मतलब भी होता है कि एक तरीके से किसी चीज की आपको तलाश है, वो आपको चाहिए और आपको मिलते ही आप मस्त होगा, आपकी प्यास बुझ गई, आग बुझ गई, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई एक जैसा सेंस है। समानार्थी शब्द ये हमारे पास में है, कैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। नर्चर, फोस्टर ये दोनों भी समानार्थी शब्द हमारे पास में हो जाते हैं। तो इनका रिलेशन होगा यील्ड रेजिस्ट नहीं होगा, जेलस कंटेंट नहीं होगा, लेथार्जिक एनर्जेटिक नहीं होगा, इंजीनियस और क्लेवर। इंजीनियस यानी कि जो कम चालाक है, उसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती, क्लेवर यानी कि जो चालाक आपके पास में, इंजीनियस यानी कि जो क्लेवर है, एक तरीके जो चतुर है, ठीक है। जीनियस, इंजीनियस हमारे पास में शब्द जो हो गया वो क्लेवर के लिए आ जाता है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो यहां हमसे बोला था व्यक्ति के संबंध सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, अगला देखेंगे, एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 11:55 से संबंधित है, तो 11 से 55 आया है। 12:60 से संबंधित है, तो बताइए 15 का संबंध किससे होगा। ये 5 गुना है, यहाँ 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना 15 5 75 होगा। सीधा सीधा संबंध है, n का रिलेशन 5n के साथ में। इतना बेसिक सा तर्क पूछा गया है, तो देखिए 75 हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आ गया है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निश्चित तर्क के अनुसार 82 41 से संबंधित है, 94 47 से संबंधित है। फिर से ये हमारे पास में आधा हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल समय नहीं लगने वाले प्रश्न एक तरीके से आपके पास में है, ठीक है। तो देखो ये सर हमारे पास में क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, 2 का भाग बोल लो या फिर आधे से गुणा बोल लो। तो 66 का रिलेशन किससे होगा, 33 से। किससे संबंधित है, 33 से, ठीक है। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा संख्या का आधा हमारे पास में हो रहा है, n का रिलेशन n/2 के साथ में। आ गया, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए 4:40 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12:120 से संबंधित है, ठीक है। देखो 4 का रिलेशन 40 के साथ में है, कितने गुना हो रहा है, 10 गुना। 12 का रिलेशन 120 के साथ में है, कितना गुना हो रहा है, 10 गुना। तो 15 में इसी प्रकार से आप कीजिए, 150 आपके पास में होगा। आ गया है, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया है, प्रश्न है हमारे पास पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाना है। देखिए यहाँ आपके पास में 14 का रिलेशन 126 से है, 31 का रिलेशन 280 से है, 12 का 108 से। तो देखो यहाँ पे सभी में मल्टीपल हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीपल को अगर देखें तो सर ये 9 गुना है, 25 का 9 गुना है, 31 का हमारे पास में 9 गुना नहीं है, ये हमारे पास में 9 और ये 9 या 27, ठीक है। तो 279 हमारे पास में प्लस का 1 है, 14 से देखा जाए 9 गुना है। तो बी एक तरीके से हमारे पास में बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से भिन्न यहाँ पर है। जो तीनों में पैटर्न हमारे पास में है वो बहुत ही आसान सा पैटर्न है, गुणज का पैटर्न आपके पास में है, 9 गुना यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ नंबर विजन के लिए पहाड़े याद कर लीजिए, जिसको पहाड़े याद है उसके लिए सवाल तो ये समझ लो एक आध सेकंड ही स्क्रीन पे रहेगा, टिक करके नेक्स्ट। आ गया, अगला हम लोग देखें सीजीएल 2024 के लिए आपके पास में बैच हो जाता है, ठीक है। इस बैच के अंदर आप लोगों को जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में बैचेस यहाँ पर मिल जाते हैं, प्री से मेंस तक के लिए है आपके पास में। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, 599 में आपके लिए अवेलेबल है, बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। आगे हैं, नेक्स्ट देखेंगे पूरी पूरी संख्या जो है इसके ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। देखें यहाँ हमारे पास में 4 विकल्प है, 364 182। ये देखो सीधा सीधा यहां से यहां देखें तो दुगना हो रहा है, ये 520 होना चाहिए था, दुगना प्लस 4 है, इधर दुगना है, इधर भी हमारे पास में दुगना है। तो कुल मिला के जो आंसर है सी हमारे पास में होगा। n से दुगना करके संख्या आ रही है केवल, इससे ज्यादा कुछ तर्क इसके अंदर नहीं लगा है। फिर से हम लोग देखें तो एक और सवाल जो सीधा सीधा गुणज के ऊपर आधारित आप लोगों से पूछा गया है। आ गया है,
अगला हम लोग देखेंगे, फॉलो कर लेना आपको बलराम सर रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वास्तव में बता रहा हूँ 2023 में जिन लोगों ने ट्रस्ट मेरे ऊपर दिखाया उनको हमेशा बेस्ट मिला है, एग्जाम ओरिएंटेड मिला है, स्कोर बूस्ट करने वाला, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिलाने वाला मैटर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड्स के साथ में, ये सब आपको बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही टेलीग्राम पे इनके फाइल्स आपको मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, देखो 163 5 147 7 19, प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए, गुणा और भाग को आपस में बदला जाए। ठीक है, तो यहां देखो 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 21 प्लस 19 माइनस 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में 815 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस का 2 करेंगे 813 यहां पर निकलेगा। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपके पास में हो जाता है, डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, देखें 617 3 84 515 5 यहाँ पे। ठीक है, देखो प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए तो यहाँ हमारे पास माइनस, इधर हमारे पास प्लस है, भाग और गुणा को बदला जाए तो ये हमारे पास में गुणा है, इधर हमारे पास में भाग है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास समीकरण है, चिन्हों को बदल दिया, अब केवल आपको सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण यहाँ पे करना है। देखें 5 का भाग देंगे तो सर 103 बार, इधर 3 से गुणा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5 और 3 छकी 18 प्लस 84 माइनस 103। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखा जाए सर 16 और 3 माइनस 19 है, माइनस 19 इसमें करेंगे तो 18 32 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दे रखा है, डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हम लोग देखेंगे, एक कथन के बाद में 2 निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देखें ये हमारे पास में है, आपको इनइक्वलिटी आपको यहाँ पर एक दे दी जाएगी और फिर आपको 2 निष्कर्ष हैं ये चेक करना है। चेक करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो, रिलेशन चेक करने के लिए हम पाथ चेक करते हैं, रास्ता, ये चिन्ह है तो आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते, बराबर है आपके पास में लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट आ सकते हो। जब वरीयता की बात की जाए, यहाँ पे प्रेफरेंस की बात की जाए तो प्रेफरेंस ये होती, या तो ये तीनों चिन्ह मिलते हैं आपको रास्ते में या ये वाले 3 मिलते हैं, तो ये वरीयता आपके पास में हो जाती है। ये 2 आपके दिमाग में पहले से हो, और फिर चेक करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले निष्कर्ष पे आओ, निष्कर्ष हमसे कहता है कि पी और वी में रिलेशन है, और रिलेशन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू वी का, ग्रेटर देन की वरीयता के साथ में। चलिए रिलेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं हम पाथ, यानी कि पी से वी का पाथ हमें चेक करना है। पी की तरफ अगर ओपन है तो पी से वी का पाथ देखिए, पी यहाँ है, वी यहाँ है, पी से निकले, निकलते ही हमको यहाँ पर रास्ता बंद मिला, जैसे हमें पता था कि ये वाला चिन्ह है, इस तरफ से आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो रास्ता ही नहीं है तो ये रिलेशन ही हमारे पास नहीं होगा, पाथ नहीं है, तुरंत इसको गलत करेंगे। आगे आ जाओ, एल से जी पर आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो एल से जी पर अगर आप जाते हो, एल इधर है, जी इधर है, तो एल से एम पर गए रास्ता है, एम से एन पर रास्ता है हमारे पास, एन से यू है, आगे गए जाते ही रास्ता बंद। रास्ता ही नहीं है तो फिर वरीयता का सवाल ही नहीं उठता। रास्ता नहीं होने का मतलब है कि इसमें रिलेशन नहीं है, कोई भी निश्चित निष्कर्ष इन दोनों राशियों के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। आ गया, नेक्स्ट देखें, एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 निष्कर्ष आते हैं, दिए गए कथनों के आधार पर पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देखिए यहां हमारे पास में रिलेशन आपको दे रखा है,
असमानता की जांच का, वो असमानता की जांच आपको करनी है। विकल्प में आ जाओ, सबसे पहले निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष बोलता है P लेस देन इक्वल टू M। M की तरफ ये खुला हुआ है, तो M से P तक का रास्ता चेक कर लो। अगर रास्ता है तो इसमें रिलेशन होगा, रास्ता नहीं है तो कोई रिलेशन इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो M हमारे पास में यहां पर है, P हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो M से हम लोग P की तरफ गए तो जाते ही हमको रास्ता यहां पर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास रास्ता ही नहीं है, तो रिलेशन इनके बीच में यहां पर नहीं होगा। और देखो Q से T पर अगर हम लोग जाएं तो Q हमारे पास में है, T हमारे पास में यहां पर है। Q से T पर अगर जाना है तो Q से हम लोग निकले तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो है रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है, इनके बीच में हमारे पास में रिलेशन नहीं हो, दोनों जगह पाथ नहीं था। और अगर पाथ नहीं है, पाथ नहीं होने का सीधा सा मतलब है उनमें रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा ना इधर पहला ना दूसरा, दोनों के दोनों हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, आगे आए। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में सभी 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े, 20 छात्र हैं। नेहा दाएं से 10वें स्थान पर, जबकि नलिन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। नेहा और नलिन के बीच कितने व्यक्ति हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट और राइट से स्थान से छोटी है, यानी कि अति व्यापन की स्थिति है। इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, तो नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर और नलिन बाएं छोर से 12वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 12वें पे। नेहा और नलिन के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो नेहा और नलिन के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? ध्यान से देखो, अति व्यापन की स्थिति है, कुल लोग हैं 20। इसमें सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि बीच में अगर x लोग हैं तो x बराबर लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस टोटल प्लस 2। ठीक है, तो लेफ्ट से स्थान है 12वां, राइट से स्थान है 10वां, माइनस टोटल है 20 और इसमें जोड़ दो 2 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 22। तो इनके बीच में आ गए 0 व्यक्ति। कितने लोग हैं बीच में? बीच में 0 लोग खड़े हैं। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर। कोई भी इनके बीच में यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा 20 लोगों की व्यवस्था में। आ गया है। नेक्स्ट देखो, ABCDE लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर, 6 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। पजल आप लोगों से पूछ रखी है। ठीक है, देखें, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। तो देखिए 6 मंजिल है तो 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से माला होगा, सबसे नीचे 1 है। इसी प्रकार से 6 तक। यहां से सवाल स्टार्ट हो जाता है। ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ई अगर विषम पे रहता है तो ध्यान से देखो, ई या तो यहाँ पे होगा या इस जगह पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। लेकिन मंजिल 5 पर नहीं रहता। ये लीजिए 5 से तो आउट हो गया, 2 ही इसके लिए ऑप्शन बचे हैं। ई 5 पर नहीं रहता, इनके बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ई और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। डी एफ के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, तो ई और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ये यहां पे जाके सेंटेंस खत्म हो रहा है। ई और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है। तो देखो, ई इधर है तो सी इधर होगा, ई इधर है तो सी ऊपर या फिर इस तरफ हो सकता है। ठीक है, 2 व्यवस्था है। आगे देखो, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, एफ के ठीक ऊपर डी रहता है, तो 2 लोग तो हमारे पास इस प्रकार से होंगे। ठीक है, आगे देखो, बी सी से निचली मंजिल पर रहता है। बी जो है वो सी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो सी के कहीं नीचे बी होगा। कितने नीचे होगा नहीं कह सकते। ए सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता है, ए सबसे ऊपर की मंजिल पे यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, इतनी व्यवस्था है। सबसे ऊपर की मंजिल पे कौन रहेगा ये आप लोगों से पूछा। इसने ए का तो बता ही दिया, ए नहीं रहता है तो ये तो फिर रहने से ही रहा हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए ई और सी हमारे पास में इस तरीके से आ गए। दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, संभावना लेकर के चलें। तो हम एक बार के लिए
एक बार के लिए ई को इधर ले लें और सी को यहां होना पड़ेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हमने ले ली ई की यहां वाली। तो अब इससे क्या हो गया, सी के नीचे बी रहेगा तो बी भी यहां आ गया हमारे पास में। डी और एफ ऊपर नीचे रहते हैं तो दो लोग एक साथ रहेंगे तो यहां पर ही हमारे पास में हो सकता है ए को इधर आना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमारे पास संभव है, ठीक है, कोई दो राय इसमें नहीं है। दूसरा था ई को हम यहां पर लेते अगर, ठीक है, तो ई यहां था तो सी ऊपर नीचे हमारे पास में हो सकता है, सी ऊपर भी हो सकता है, सी नीचे भी आपके पास में हो सकता है, ठीक है। सी को अगर हम ऊपर ले लेते, ठीक है, लेट्स से ऊपर हमने ले लिया तो इससे क्या हो गया, हमारे पास दो लगातार लोगों के बैठने के लिए हमारे पास डी और एफ यहां पर आ गए, ठीक है, और सी के नीचे बी है तो बी यहां पर आ गया। ए को ऊपर बैठना पड़ता और ए अगर ऊपर आएगा तो ये व्यवस्था संभव नहीं थी, ठीक है। अब एक और संभावना थी, वो गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने जो पहली बार माना उसी से आंसर आ गया, तो आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ई अगर यहाँ पे है और हमने सी ऊपर माना था, इस बार सी को यहां ले लें तो सी के नीचे बी नहीं आ सकता, तो ये भी संभव नहीं है। कुल मिला के यही संभव था हमारे पास में। सबसे ऊपर की मंजिल पर डी यहां पर रहेगा, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, ठीक है। तो कई बार आपको संभावनाएं कंसीडर करनी होती हैं। छोटे छोटे रूप में सारी जानकारियों को लिखो और फिर इनको कंबाइन करके एक साथ कैसे रख सकते हैं ये आपको देखना होता है, ठीक है। आगे अगला देखें, ए बी सी डी एफ एक ही मंजिल इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है, इससे ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पे, ये हमने अभी देखा ही है। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन था, तो सबसे ऊपरी मंजिल पे डी था। आगे आओ, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यूपीएससी 2024 के लिए बैच हो जाता है। ये बैच आपको 499 के अंदर अवेलेबल है। ये बैच क्योंकि एग्जाम आपका 3 से 4 साल में एक बार होता है और रीजनिंग इसके अंदर सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग पे किसी ने कमांड बना ली और रीजनिंग के अंदर टाइम कम कर लिया तो मैथ भले ही बेसिक से वो करेगा तब भी वो सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि आपके मैथ में भी आधे क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न वाला आपके पास ये हो जाता है। रीजनिंग को एक बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए और इसमें आपका सबसे सूटेबल तरीके से हेल्प करने के लिए लाइव बैच आपके लिए है, रिकॉर्डेड भी आपको यहाँ पर बैच वीओडी यहाँ पर मिल जाता है, टेस्ट सीरीज के साथ में ये मिलेगा। ये सब आपको बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। आ गया अगला हमारे पास में, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है। देखें यहां हमारे पास में है कथन, सभी सेब प्लम है, कुछ प्लम जामुन है, कुछ जामुन नारियल है, ठीक है। देखिए एप्पल आर प्लम, प्लम आर बेरीज, कोकोनट्स, सभी एपी है। शॉर्ट में एक एक अक्षर लिखने से समय बचाने में बहुत उपयोगी रहता है। अब भले हम अंग्रेजी मीडियम हो हिंदी मीडियम, आपको करना यही है। कुछ पी बी है, ये लीजिए बी हो गया हमारे पास में, कुछ बी सी है, ये लीजिए ये हमारे पास में सी हो गया। अब आप देखो निष्कर्ष है हमारे पास में कि कुछ बी पी है, बी और पी में रिलेशन तो दे ही रखा है, तो बी और पी में अगर ये पूछेगा बी और पी में तो हम कहेंगे पहला निष्कर्ष सही। आगे देखें तो अगला है हमारे पास में ऑल प्लम्स आर एप्पल्स, सभी, ये एबीसी ऊपर वाले तो हैं हमारे पास में निष्कर्ष और नीचे हैं विकल्प। सभी पी ए है, पूरा पी ए में है, इसका उल्टा ऑल का उल्टा ऑल में कभी सही नहीं होता। अगला देखो सम कोकोनट्स आर बेरीज, कुछ सी जो हैं वो बी, तो सी और बी में तो रिलेशन दे ही रखा है तो इसका उल्टा भी पूछेंगे तो सही होगा। तो केवल पहला और तीसरा हमारे पास में यहाँ फॉलो करेगा, ठीक है। इनको हम 1 2 3 नंबर दे सकते हैं, पहला और तीसरा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। देखिए यहां हमारे पास में कुछ घंटिया पंप हैं, ऑल पंप्स आर स्केट्स, सभी पंप स्केट्स हैं। देखिए कुछ बी पी है, सभी बी एस हैं, सभी बी के हमारे पास में, तो कुछ बी पी है, सभी पी एस हैं,
सभी बी के हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले किलर आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं। इसमें ये वाला क्षेत्र चारों डायग्राम में कॉमन है, ठीक है। किलर आर्गुमेंट देखिए, ये वाला क्षेत्र चारों डायग्राम के बीच में कॉमन है। तो किलर आर्गुमेंट है यहाँ पे कि इन चारों के बीच में सारे कुछ के संबंध सही होंगे, ठीक है। ये जो कुछ के रिलेशंस यहाँ पर बनेंगे, ये सारे के सारे आपस में सही होंगे। कुछ वाले इसने एक पूछा, दो पूछे, तीन पूछे, हम कह रहे हैं तुम 15-20 और पूछ लो, ठीक है। ये ज्यादा भी पूछेंगे तो किलर आर्गुमेंट एक साथ बोल रहा है भैया सम वाले सारे सही होंगे, आप तो और पूछिए, ठीक है। आप रुकिए मत। 4 हैं तो इसके अंदर हमारे पास में जो है 12 पॉसिबल हैं कुछ के संबंध, वो 12 के 12 सही होंगे। और इस लेवल की थॉट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग आपको किलर आर्गुमेंट्स देते हैं, एक साथ पूरा कंक्लूसिव। आप ये मत समझो कि उत्तर कैसे लाना है, 3 विकल्प तुमको सही करना है। आप ये देखो 3 की जगह 30 पूछ लेगा तो आप तैयार हो कि आप कुछ सेकंड में बता पाओ कितने तो सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, ठीक है। तो यहां ये 1 2 3 नंबर हमारे पास निष्कर्ष था, तो तीनों सही है, ऑल 3, ऑल कंक्लूजन्स आर ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। आ गया। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय ले कि कौन सा हमारे पास सही होगा। देखिए, यहां हमारे पास में सभी स्तनधारी गर्म खून वाले जानवर हैं, ठीक है। तो अनुमान है इसको लेकर के, कुत्ते गर्म खून वाले जानवर हैं। तो जब इसने दे दिया, जो कथन में दे दिया वो सत्य है, उसके ऊपर आपको विचार नहीं करना, उसके ऊपर आपको तर्क नहीं देना, उसके ऊपर आपको कुछ अपनी राय नहीं रखनी, अपना ज्ञान जेब में, ठीक है। और निकलेगा नहीं बाहर जेब से जब तक सवाल नहीं होगा। सभी स्तनधारी गर्म खून वाले हैं, तो कुत्ता स्तनधारी है तो हम बोलेंगे कुत्ता भी गर्म खून वाला है, ठीक है। हम इंसान भी स्तनधारी जानवर हैं तो हम भी गर्म खून वाले हैं, ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। इसने जो बोल दिया वो सत्य है। अगला, सभी गर्म खून वाले जीव स्तनधारी, इसने उल्टा पूछा है। उल्टे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई गर्म खून वाले सारे स्तनधारी होंगे, ऐसा तो हमको नहीं दिया गया। सभी स्तनधारियों को जरूर पता था हमको, केवल फर्स्ट जो है, ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर करेक्ट होगा, ये हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। आ गया। अगला देखेंगे, एक कथन के बाद में 2 प्रकार की कार्यवाहियां हैं। क्रमांक 1 और सेकंड, आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है। देखें, यहां हमारे पास में voltage fluctuations in A's home has damaged many of his new electrical appliances. ए के घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। ए के घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, होता ना कई बार, बिजली अचानक से जा रही आ रही है और उस फ्लक्चुएशंस के कारण सब फूट गया, बल्ब फूट गए, उसके फ्रिज और जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें थी वो खराब हो गई। तो ऐसे में क्या कार्यवाही उचित रहेगी, ये आपसे पूछा। 2 कार्यवाहियां यहां पर दे रखी। पहली को पढ़ें, ए को इस एक इलेक्ट्रिशियन से परामर्श करना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के अगेंस्ट उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपकरण स्थापित करना चाहिए। ये तो कार्यवाही उचित कार्यवाही कि भाई बार बार आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सस्ते तो आते नहीं, तो आप फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी उपकरण आता है वो लगा लो, जिससे कि फ्यूचर में कभी इस तरह की घटना नहीं घटित हो, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सही करा लो, ये अपने आप में सही है। अगला, ए को सभी उपकरण बदलने होंगे, ठीक है। अब हम ज्ञानी है क्या, हमें पता है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या उनको रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकता है वो रिपेयर हो जाए, भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो जो सर्किट फ्यूज हुआ है उसकी जगह नया लगा दो। सारे बदलने होंगे, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या, हम भगवान है, हमको दिख रहा है वहां पे क्या हुआ है, नहीं ना। तो ऐसा कोई कार्यवाही उचित नहीं होगी, ठीक है। ये जरूर सही था कि हाँ भाई आपके नुकसान हुआ है तो आप पहले तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसा फ्लक्चुएशन दोबारा हो उसका जुगाड़ करवाओ। ऐसी कार्यवाही, इस तरह का स्टेप उठाना एकदम उचित स्टेप है, ठीक है, जो समस्या को या तो कम करे या समस्या को खत्म कर दे, ठीक है। तो समस्या को कम करने का ही काम कर रहा है, ऐसा कार्यवाही, ऐसा उपाय उचित उपाय होता है। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर सही होगा, ठीक है। आ गया हो।
नेक्स्ट देखें, यदि जल स्रोत को XY के साथ में रखा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो देखें ए हमारे पास यहां पर है, पी हमारे पास यहां पर है, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए तो ए हमारे पास यहां पर है, पी हमारे पास यहां पर है। ठीक है, इस प्रकार से होगा, एज इट इज तो नहीं हो सकता, ए और पी इसमें ठीक है, इसमें स्थितियां बदल दी, डी करेक्ट होगा। केवल ए और पी की हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो उसके आधार पे भी हमारे पास तीनों विकल्प एलिमिनेट हो जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, विकल्पों में दिए गए उस चित्र को पहचाने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूरी हो जाएगी। ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये एरो इस कोने में था, ये बीचों बीच में आ जाता है यहाँ पे और आ जाता है उल्टा होकर। ठीक है, इसकी बात की जाए एक स्टेप ऊपर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर वाली आकृति बाहर, बाहर वाली अंदर। ठीक, फिर आगे देखें तो ये आकृति और ऊपर जाती है और अंदर वाली आकृति बाहर, बाहर वाली अंदर। फिर अगली बार इधर जाती है, अंदर वाले बाहर, बाहर वाली अंदर, अगली बार इधर आएगी तो यहाँ, और ये तो इस कोने में होगा। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है हमारे पास में। और देखो एरो की बात की जाए, एरो यहाँ था, इसमें आया, फिर इधर कोने में आया, उल्टा हो गया, फिर वापस से इधर के कोने में गया, अगली बार यहाँ आएगा हमारे पास में। जैसा इधर है, इधर डाउन है, इधर गलत है, डी करेक्ट है। डी में एरो भी अपनी सही पोजीशन पे है हमारे पास में, और ये आकृति भी यहाँ पे है। ठीक है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। दो सीरीज चल रही हैं, दोनों में अलग अलग तर्क आपके पास में, एक में कॉर्नर्स में घूम रही है आकृति पूरे हमारे पास में 8 पॉइंट्स पे, और दूसरी आकृति जो है वो एक डायगोनल विकर्ण के अनुदेश आ रही है। नेक्स्ट है, अगला हम लोग देखेंगे, कागज की एक चौकोर शीट को बिंदीदार रेखा के साथ में दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आकृति हमारे पास में आ रही, इसको वापस खोलेंगे तो जहां से मोड़ा गया है, सिल्वर रूल का क्या कॉन्सेप्ट है, जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खोलने पर दर्पण छवि आपके पास में बनेगी। ठीक है, तो यहां से वापस खोलेंगे तो ये हमारे पास में इसकी दर्पण छवियां कुछ इस तरीके से हमारे पास में होंगी। ठीक है, और ऐसा यहां दे रखा है, इधर से तो ये गड़बड़ थी, ये भी गड़बड़ कर दी, इधर भी कर दी, ए करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खोलने पर दर्पण छवि यहां पर बनेगी। आगे नेक्स्ट देखें, हमारे पास में वीओडी बैच हो जाता है। वीओडी बैच एक कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर आपको दो मोड में, एक स्लो मोड और एक फास्ट मोड में कंप्लीट बैच करवा रखा है। ठीक है, स्लो मोड आपके पास में जिसमें आप कॉन्सेप्ट पे एकदम जीरो लेवल से काम करना चाहते हो, जीरो लेवल से एक एक चीज को स्क्रैच के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से जनरेट करके एग्जांपल्स के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में आपको समझा रखा है। ठीक है, फास्ट मोड एक तरीके से रिवीजन मोड भी है, एक बार स्टूडेंट स्लो मोड में पढ़ लेता है फिर फास्ट मोड में रिवीजन कर सकता है। किसी को ये लगता है कि उसको स्लो मोड काफी स्लो लग रहा है तो वो डायरेक्टली फास्ट मोड से अपने आप को तैयार कर सकता है। ये दो वेरिएशन इसलिए किए गए ताकि सभी स्टूडेंट, कुछ टॉपिक आपके बहुत अच्छे से जो है बचपन से फेमिलियर आप उनके साथ में होते हो कुछ टॉपिक के साथ में, तो डायरेक्टली आप उसके फास्ट मोड पे आ सकते हो, या रिवीजन जब करो तो फास्ट मोड से आप रिवीजन कर सको। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में बैच आपके पास में हो जाता है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से जो है सेम जो आपके पास में सिलेबस है उसको फास्ट मोड में भी स्लो मोड में दोनों तरीके से करवा रखा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बलराम से रीजनिंग वाले एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए, आकृति एक निश्चित तरीके से आकृति बी से संबंधित है तो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी आकृति डी से संबंधित है, पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जिसमें के स्थान पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, डी के स्थान पर क्या रखा जाना चाहिए। देखिए, ये आकृति थी जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में ये पत्तियां हैं, अगली बार हो जाती हैं 8 से सीधा
3 4 5 हो जाती है, 8 से कितनी हो गई 5। अगली बार देखो ये हमारे पास में है, इस तरह की आकृति है, और इसमें भी हमारे पास में 8 जो है वो ये टिक्स लगे हुए हैं। इसमें 8 हैं तो 8 की जगह कितने हो जाएंगे, 8 की जगह हमारे पास में ये 5 होने चाहिए। कितने होंगे 5। अब देखो इधर तो ये टोटल है 4, इधर हमारे पास में 3 और 3 6 हैं, इधर हमारे पास में 3 और 3 6 हैं, इसको आंसर होना पड़ेगा इधर 5 ही है। ठीक है, कुल मिला के संख्या का रिलेशन था कि कितने हमारे पास में फ्लावर्स के जो रेखाएं थी वो कितनी बढ़ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती है, वह कौन सा है जो उस आकृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, उस आकृति से संबंधित यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ABCD ही 5 विकल्प हैं आपके पास में। अगर आप देखो तो यहाँ एक डार्क है, एक त्रिभुज है, एक ये हमारे पास आकृति, एक परसेंटेज है। इधर परसेंटेज और त्रिभुज तो देखा, या एक डार्क था, इधर 2 डार्क हो गया आमने सामने वाले, और उसके बाद में ये दोनों आकृतियां यहाँ पे बच गई। इधर देखो 3, एक डार्क है, एक डार्क है, एक डार्क है, इसमें 2 डार्क, बाकी सब में एक डार्क है, 3 आकृतियां दिख रही और वो तीनों आकृतियां समान हैं, केवल उनका स्थान बदल रहा है। तो हमने कहा बी हमें साफ दिख रहा है सर कि बाकी तीनों से डिफरेंट है, बाकी तीनों से अलग हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, आगे आए। इस शिफ्ट में इतना ही। ठीक है, ये 2 पेपर आप लोगों के मेंस के, CHSL मेंस के कंडक्ट हुए थे, और CHSL मेंस जो है उसका स्तर आप देख सकते हो। प्री के बजाय हम लोग ये कहेंगे कि उसी स्तर के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। बट हर रीजनिंग में पूरा जो गेम है, आप अगर प्रॉपर गाइडेंस के अंदर प्रॉपर मेथड्स के साथ में पढ़ लेते हो तो रीजनिंग में इतना समय बचाया जा सकता है जितना बाकी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां कॉन्सेप्ट पे किया गया काम आपको सीधा ये होगा कि जिन 25 क्वेश्चनों को आप 25-30 मिनट में करते हो, उन क्वेश्चंस को आप 10, 12, 15 मिनट के अंडर में ले आते हो। और ये इतना तगड़ा इंप्रूवमेंट है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप मैथ्स के 5-7 क्वेश्चन और ज्यादा ही कर दोगे। ठीक है, तो पूरा अंतर जो है ना वो स्पीड का है। जितना जल्दी आप इस चीज को समझेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट होगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, ये जो प्रैक्टिस सेट्स लेटेस्ट एग्जाम के मैं लेकर के आ रहा हूं, इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलो, मुझे सुनते हुए चलो, रेगुलरली पढ़ाई करते हुए चलो, आपको बेनिफिट दिखेगा। हर एग्जाम में आप अच्छा करोगे, फुल आउट ऑफ फुल की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाएं। ठीक है, कुछ समय निकाले, जैसे मैं आपके लिए बहुत समय निकाल के इन सेट्स को लेकर के आता हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं आए, आपको भी समय निकाल के इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसी के साथ में आपसे अलविदा लेता हूं, मिलेंगे और किसी मास्टर सेशन के अंदर। धन्यवाद।